अगर आप बैंक एम्प्लॉयज की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बैंक कंप्लायंस का कोर्स है, इसके अंदर आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीडियोस के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जल्दी से आप इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करना है बैंक कंप्लायंस फ्री पीडीएफ और उसको भेज देना है 9646900030 के ऊपर, और आपको सारी फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। आज हम कंप्लायंस इन बैंक्स का मॉड्यूल डी शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस एंड गाइडलाइंस ऑन लोन एंड एडवांसेस। इसके अंदर हम दो पार्ट डिस्कस करने वाले हैं कि लोन एंड एडवांसेस के ऊपर लगने वाली कुछ स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस क्या है एंड कुछ रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले तो लोन्स एंड एडवांसेस के रिलेटेड कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लाए गए कि आप किन किन लोगों को लोन दे सकते हो, किन किन लोगों को लोन नहीं दे सकते और उनको लोन कितना आप दे सकते हो। ठीक है, ये रेगुलेशन जो लाई गई इसलिए लाई गई ताकि जो भी बैंक के फंक्शंस है वो क्या हो, साउंडली वर्क करते रहे और बैंक अपने जो रिस्क है उनको प्रूडेंटली मैनेज कर सके एंड जो बैंक है वो क्या हो सके, प्रॉफिटेबल हो सके। इसलिए लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर क्या लाई गई, कुछ गाइडलाइंस लाई गई। हम एक एक करके उन गाइडलाइंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला पार्ट आता है दैट इज स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस, मतलब ऐसी रिस्ट्रिक्शन जो डायरेक्ट लॉ के द्वारा प्रोवाइड करी गई हैं। उसके अंदर सबसे पहला एडवांसेस अगेंस्ट बैंक्स ओन शेयर। तो जैसे बैंक्स के ऊपर लगता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, उसका सेक्शन नंबर 20, उसका सबसेक्शन 1 ये प्रोहिबिट करता है कि बैंक अपने ही लोन्स को एज अ सिक्योरिटी, अपने ही शेयर्स को एज अ सिक्योरिटी रख के लोन ऑफर नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज आई एम अ बोरोवर। ओके, मैं किसी बैंक के पास जाता हूँ। मैं सपोज बैंक है, बैंक का नाम है एबीसी बैंक। ओके, जो ये पर्सन भी है इसके पास ना एबीसी बैंक के क्या है, शेयर है। तो मैं शेयर के अगेंस्ट लोन ले सकता हूँ कोलेटरल रख के। तो मैं बैंक के पास आता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास ना आप ही के बैंक के शेयर्स हैं, आप उसको गिरवी रख के मुझे लोन दे दो। तो इस चीज की बिल्कुल मनाही है कि बैंक अपने ही शेयर्स के अगेंस्ट क्या नहीं कर सकता, लोन इशू नहीं कर सकता। क्योंकि बेसिकली उसमें तो क्या हुआ है, काइंड ऑफ आपके पास कोई सिक्योरिटी ऐसा आई ही नहीं है, क्योंकि आप अपने ही शेयर एज अ कोलेटर रख रहे हो। तो इस चीज की क्या है, कंप्लीट प्रोहिबिशन है, ये हमें चीज अलाउड नहीं है। ठीक है, सेकंड जो स्टैट्यूटरी रेगुलेशन आती है वो आती है विद रिलेटेड टू एडवांसेस टू बैंक्स डायरेक्टर, कि जो बैंकिंग कंपनी है उसके जो डायरेक्टर्स हैं उनको किस तरीके से लोन देना है या उनको लोन नहीं देना। तो उस चीज को हम डील करने वाले हैं। तो सेम सेक्शन नंबर 20 सबसेक्शन 1 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या कहता है, ना तो आपने डायरेक्टर्स को लोन देना है एंड ना आपने ऐसी फर्म्स को लोन देना जिसके अंदर डायरेक्टर्स का क्या होगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि जो हमने ये वर्ड बोला डायरेक्टर्स एंड द फर्म्स इन विच दे होल्ड सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बैंक्स किसको लोन नहीं दे सकते, अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकते। सेकंड, ऐसी कोई फर्म जिसके अंदर डायरेक्टर्स का क्या हो, इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट कैसे हो सकता है, लाइक सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका पार्टनर कौन है, हमारे बैंक का डायरेक्टर ही उस फर्म में पार्टनर है, तो हम उस फर्म को भी लोन नहीं दे सकते। वैसे डायरेक्टर किसी और फर्म का मैनेजर हो या एम्प्लॉय हो या सपोज उसने सिर्फ गारंटी दी हो, तो उस केस में भी आप क्या है, उनको लोन नहीं दे सकते। उसके अलावा कुछ ऐसी कंपनी जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट नहीं करती हैं, लाइक सेक्शन 8 कंपनीज होगी, गवर्नमेंट कंपनीज होगी एक्सेट्रा, उनको भी लोन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऐसी कंपनीज जहां डायरेक्टर्स हो सब्सटेंशियल पोजीशन हेल्ड करते हो, फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टर है, वो बैंक का भी डायरेक्टर है एंड साथ के साथ वो किसी और कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर है। तो जिस कंपनी के अंदर डायरेक्टर है उस कंपनी को भी आप क्या नहीं दे सकते, लोन नहीं दे सकते। ठीक है, सपोज एक ऐसा हमारा जो डायरेक्टर था, डायरेक्टर का नाम था डी। उसने क्या करा, ना वो किसी फर्म में पार्टनर है, ना फर्म का एम्प्लॉय है, ना फर्म के अंदर कोई इंटरेस्ट होल्ड करता है, बट उसने पर्सन एक्स को क्या दे रखी है, गारंटी दे रखी है कि एक्स ने लोन दिया, उसके अगेंस्ट डायरेक्टर डी ने क्या दे दी, गारंटी दे दी। तो उस केस में जो बैंक है वो बैंक एक्स को भी लोन नहीं दे सकता, क्योंकि क्या है कि डायरेक्टर ने उसके अगेंस्ट गारंटी दे दी है। ठीक है, तो जब आगे हम ये प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं उसमें ये बार बार चीज आएगी कि आप डायरेक्टर्स को या फर्म्स को लोन नहीं दे सकते। उसके अंदर जो भी उस चीज का मतलब होगा वो ये 5 पॉइंट्स को मिला के होगा कि इन 5 में से किसी को भी आप लोन नहीं दे सकते। वहां जो हम जो वर्ड है वो वर्ड सिर्फ डायरेक्टर ही रेफर करने वाले हैं। ठीक है, ये 5 चीजों की रिलेटेड, इसके अलावा ये चीजें होंगी कि आपने इनको लोन नहीं देना। इसके रिगार्डिंग कुछ अलग से क्या दी गई है, कुछ क्लैरिफिकेशंस दी गई हैं, उसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सपोज की फॉरेन बैंक है जिसकी इंडिया के अंदर ब्रांच ऑपरेटेड है। तो फॉरेन बैंक इंडिया के अंदर भी किसी ऐसी कंपनी को लोन नहीं दे सकता जिस कंपनी के अंदर उस फॉरेन बैंक का डायरेक्टर क्या हो, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता हो, या कोई ऐसी फर्म हो जिसके अंदर वो डायरेक्टर क्या हो, इंटरेस्टेड हो। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लाइक एक बैंक है, फॉरेन बैंक है, उसको हम नाम देते हैं फॉरेन बैंक ही नाम दे देते हैं। ठीक है, फॉरेन बैंक का जो डायरेक्टर था, फॉरेन बैंक का डायरेक्टर था एफ। ओके, फॉरेन बैंक की इंडिया के अंदर ब्रांच है
इसको नाम दे रहे हैं इंडियन फॉरेन बैंक। ओके, जो क्या होगी, फॉरेन बैंक की ब्रांच होगी। फॉरेन बैंक की ब्रांच कोई इंडियन फॉरेन बैंक, एफ क्या था, फॉरेन बैंक का डायरेक्टर है। ठीक है, अब इंडिया के अंदर एक कंपनी है, कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, जो इंडिया के अंदर कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड, उसके अंदर क्या है, एफ फॉरेन कंपनी का भी डायरेक्टर है एंड एफ एबीसी कंपनी का भी डायरेक्टर है। तो उस केस में जो इंडियन फॉरेन बैंक है वो एबीसी कंपनी को क्या नहीं दे सकता, लोन नहीं दे सकता, क्योंकि रीजन बीइंग इन दोनों के बीच में जो डायरेक्टर है वो कॉमन है। डायरेक्टर इस कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है। ठीक है, ये हुई पहली रिस्ट्रिक्शन की बात। ये 2 पॉइंट इसमें हमने कवर किए। उसके बाद जो सेक्शन 20 वाली प्रोविजन है, अगर वो किस पे लगती है, डायरेक्टर ऑफ द होल्डर कंपनी पे लगती है, चाहे सब्सिडरी के आप डायरेक्टर हो या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज इसके एग्जाम्पल में क्या आता है, सपोज एक कंपनी है, उसकी एग्जाम्पल लेते हैं एच एंड एक एस। एच मतलब होल्डिंग कंपनी, ठीक है, एस मतलब सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग की सब्सिडरी। ठीक है, तो ये प्रोविजन क्या कहती है कि सपोज जो डायरेक्टर्स थे वो होल्डिंग कंपनी के अंदर कॉमन हो गए, तो आप क्या, जो बैंक है वो सब्सिडरी कंपनी को भी लोन नहीं दे पाएगा। सब्सिडरी में आप डायरेक्टर हो या नहीं हो मैटर नहीं करता, अगर आप होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हो, होल्डिंग कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड कर देते हो, तो आप क्या है, आपको लोन नहीं दिया जाएगा, बैंक आपको लोन परमिट नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद ये एग्जम्पशंस उन पे लगती हैं, इसके अंदर ना कुछ एग्जम्पशंस दी गई हैं सेक्शन 20 सब सेक्शन 1 की। एग्जम्पशन क्या है कि बेसिकली सपोज एक पर्सन था, उसने पहले बैंक से लोन ले रखा था, तब वो बैंक का क्या था, डायरेक्टर नहीं था, मतलब प्री एग्जिस्टिंग लोन उसके बाद एग्जिस्ट करता था। उस केस के अंदर क्या है कि ये प्रोविजंस नहीं लगती, उसको एग्जम्पशन दी जाती है। बट सपोज वो जो लोन था प्री एग्जिस्टिंग था, उसको या तो आप रिन्यू कराना चाहते हो या एनहांस कराना चाहते हो, तो वो सिर्फ उसी कंडीशन में किया जाएगा अगर डायरेक्टर अपनी डायरेक्टरशिप छोड़ देता है। अगर डायरेक्टर बनने रहना चाहता है तो वो अपने जो लोन्स है उनकी ना रिन्यूअल करा सकता है, ना उनके एनहांसमेंट करवा सकता है। अगर प्री एग्जिस्टिंग एग्जिस्ट कर रहा है वो चलता रहेगा, बट उसकी रिन्यूअल और एनहांसमेंट नहीं की जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो सेक्शन 20 की प्रोविजंस है वो नॉमिनी डायरेक्टर्स के ऊपर भी लगती है। सेक्शन 20 की एक तो एक्सेप्शन हमने क्या पढ़ी कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस में जब डायरेक्टर नहीं बना था, उस केस में अगर कोई लोन दिए गए हैं तो उनपे 20 अप्लाई नहीं होता है। उसके अलावा कुछ और एग्जम्पशन दी गई है अंडर सेक्शन 20। उसके अंदर आता है सबसे पहले परचेज ऑफ चेक्स के केस में सेक्शन 20 लागू नहीं होता। उसके बाद अगर कोई ऐसा केस है जिसके अंदर अनक्लियर डिफेक्ट्स की विड्रॉल को अलाउ किया गया है, उसको हम बेसिकली क्या एज ट्रीट करते हैं, ग्रांटिंग एडवांस की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए उस पर सेक्शन 20 नहीं लगता। डेरिवेटिव ट्रांजेक्शंस, अगर वो जेन्युइन ट्रांजेक्शंस है, जेन्युइन हेज ट्रांजेक्शंस है, उसके ऊपर भी सेक्शन 20 की प्रोविजंस अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, उसके अलावा जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसको एग्जम्पशन नहीं दी गई है। ये नहीं है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कर रहे हैं तो आप उसमें सर्टेन एग्जम्पशन नो डाउट हम प्रोवाइड करते हैं, बट सेक्शन 20 की एग्जम्पशन उसको प्रोवाइड नहीं की गई है। उसके अलावा जो सेक्शन 20 की प्रोविजन है वो पब्लिक ट्रस्ट के ऊपर नहीं लगती। तो बेसिकली सेक्शन 20 क्या कहता है कि आप अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं दोगे। डायरेक्टर्स के अंदर कौन कौन आते हैं, 5 जने आ जाते हैं, इनको आप लोन नहीं प्रोवाइड करोगे। उसके रिगार्डिंग कुछ और गाइडलाइंस हुई जिसके अंदर फॉरेन बैंक के रिलेटेड हुई, होल्डिंग और सब्सिडरी के रिलेशन के बीच में हुई, और इन केस कोई प्री एग्जिस्टिंग लोन था, डायरेक्टर बनने से पहले लोन थे, तो उसके केस में किस तरीके से सेक्शन 20 अप्लाई होगा हमने वो देखा। एंड कुछ हमने क्या करी, एग्जम्पशंस को इसके बाद डिस्कस करा। ठीक है, अब इसके अंदर हम बार बार कह रहे हैं कि बैंक है वो डायरेक्टर्स को क्या नहीं प्रोवाइड करेगा, लोन एंड एडवांसेस नहीं प्रोवाइड करेगा। तो लोन एंड एडवांसेस बेसिकली लोन या एडवांसेस की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है सेम है, बट उसके अंदर हमने क्या करनी है, कुछ चीजें को एक्सक्लूड कर देना है। किन किन चीजों को एक्सक्लूड करना है, जब हम लोन एंड एडवांसेस की डेफिनेशन देख रहे हैं उसके अंदर ऐसे लोन जो किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट या एफडी के अगेंस्ट प्रोवाइड किए गए हों, उसको लोन एंड एडवांसेस के अंदर काउंट नहीं करना है। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि अगर इस प्रकार के लोन है वो अपने डायरेक्टर्स को दिए जा सकते हैं, सेक्शन 20 इनके ऊपर अप्लाई नहीं होते, क्योंकि लोन एंड एडवांसेस की चीजें डेफिनेशन के अंदर ही नहीं आती। ठीक है, लोन एंड एडवांसेस अगर प्रोवाइड किए गए हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, ठीक है, उसके अलावा लोन एंड एडवांसेस किसी ऐसे डायरेक्टर को दिए गए हैं जो पहले क्या था, बैंक का एम्प्लॉय था, मतलब वो पहले एज अ जब बैंक ज्वाइन किया तो बैंक का एम्प्लॉय की तरह ज्वाइन हुआ, बाद में वो डायरेक्टर बन गया। तो काइंड ऑफ इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को लोन दे रहे हैं, तो उस केस में भी सेक्शन उसको लोन एंड एडवांसेस की डेफिनेशन से निकाल देंगे, सेक्शन 20 उस पर अप्लाई नहीं करेंगे। उसके अलावा जब हम लोन किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, चेयरमैन को, सीईओ को या होल टाइम डायरेक्टर्स को फॉर स्पेसिफिक पर्सनल पर्पसेस, मतलब अगर अपने पर्सनल पर्पस लाइक उसने गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, उसके लिए लोन दिया जा रहा है, तो आरबीआई की अप्रूवल के यूज करके हम उनको लोन दे सकते हैं, उस पर सेक्शन 20 अप्लाई नहीं हो। अगर कॉल लोन्स हैं उस केस के अंदर नहीं अप्लाई होता।
ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, कुछ सर्विसेज लाइक परचेजिंग एंड बिल डिस्काउंटिंग, बिल परचेजिंग ऑफ चेक या नॉन बेस्ड फैसिलिटीज लाइक बिल एक्सेप्टिंग, एलसीज को ओपन करना, गारंटीज इशू करना, उस केस में भी उनको एडवांसेस की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया जाता है। उसके अलावा जब हम कोई लाइन ऑफ क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं टू द नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जो क्लियरिंग हाउस की तरह वर्क करता है, ताकि जो सेटलमेंट है वो स्मूथ हो सके, उस केस के अंदर भी उसको लोन एंड एडवांस की डेफिनेशन से बाहर रखा गया। ठीक है। उसके अलावा अगर कोई क्रेडिट लिमिट दी गई है एज अ फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड, मतलब अपने डायरेक्टर्स को क्रेडिट कार्ड इशू करते हो तो उसके ऊपर भी सेक्शन 20 अप्लाई नहीं होता, क्रेडिट कार्ड आप उनको इशू कर सकते हो। ठीक है। एक ये पॉइंट है कि इन केस आपको कोई डाउट राइज होता है कि ये चीजें लोन एंड एडवांसेस की कैटेगरी में आती है नहीं आती, बेसिकली एक फैसिलिटी है, अगर वो लोन एंड एडवांसेस की कैटेगरी में आ गई तो सेक्शन 20 अप्लाई हो जाएगा, तो उस पर सेक्शन 20 बेसिकली अप्लाई होगा या नहीं होगा, लोन एंड एडवांसेस वो होंगे या नहीं होंगे। अगर उसके रिलेटेड आपको डाउट है तो आप क्या करोगे, वो केस किसको रेफर कर दोगे, आरबीआई को रेफर कर दोगे, क्योंकि आरबीआई क्या है, बेसिकली बैंकिंग इंडस्ट्रीज का रेगुलेटर एंड वो डिसाइड करके हमें बता देगा कि इसको लोन एंड एडवांसेस में काउंट कर रहे हैं नहीं करना, एंड जो भी आरबीआई डिसीजन लेगा वो डिसीजन क्या होगा, फाइनल डिसीजन माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन होल्डिंग ऑफ शेयर्स इन कंपनीज। ठीक है। इसके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाई गई है, स्पेशल सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 19 सबसेक्शन 3 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो सेक्शंस है वो इस चीज पर वर्क करता है कि आप किसी कंपनी के अंदर शेयर होल्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है। उसके अलावा रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रेडिट टू कंपनीज फॉर बायबैक ऑफ देयर सिक्योरिटीज, मतलब कंपनीज शेयर्स को बायबैक करना चाहती हैं, उसके लिए क्या वो लोन अप्लाई कर सकती हैं, क्या उस केस में जो बैंक्स है वो कंपनीज को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है। तो कंपनीज के ऊपर जो एक्ट लगता है, कंपनीज को जो रेगुलेट करता है, अभी एक्ट प्रेजेंट उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013, पहले 1956 होता था लेकिन 2013 में नया एक्ट आया कंपनीज एक्ट 2013। उसकी प्रोविजंस क्या कहती हैं कि कंपनीज अपना शेयर क्या कर सकती है, बायबैक कर सकती है, बट बायबैक किस किस के अंदर से करा जा सकता है, फ्री रिजर्व्स के थ्रू किया जा सकता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम के थ्रू किया जा सकता है, या अपने शेयर या सिक्योरिटीज कुछ बेच के उनसे किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर लोन लेने की प्रोविजन है नहीं, तो इसलिए बैंक्स को भी क्या करना है, बायबैक करने के लिए अगर कोई कंपनी लोन देना चाहती है तो उनको लोन प्रोवाइड नहीं करना है। बैंक शुड नॉट प्रोवाइड एनी लोन टू कंपनीज फॉर द बायबैक ऑफ देयर शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। ठीक है। बेसिकली क्या होगा, कंपनीज एक्ट क्या कहता है, आप 3 जगह से बायबैक कर सकते हो, फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, कुछ सिक्योरिटी स्पेसिफाइड है आप उनको बेचो और बायबैक कर लो। तो लोन की प्रोविजन उसके अंदर है नहीं, तो इसलिए बैंक्स को भी क्या करना है, लोन प्रोवाइड नहीं करना फॉर द बायबैक ऑफ द सिक्योरिटीज। सो यहाँ हमारी जो खत्म होती है स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस, मतलब जो डायरेक्ट एक्ट के अंदर बताई गई है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट देख रहे हैं दैट इज रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन, जो रेगुलेटर्स लेके आए, रेगुलेटर्स ने टाइम टू टाइम पे हमें क्या करिए, इन्फॉर्म करिए। ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले आता है ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस टू द रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स। जो हमने ऊपर देखा स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन में, तो वो था कि डायरेक्टर्स को लोन नहीं देना। ठीक है। तो बट देयर आर चांसेस कि क्या हो सकता है, डायरेक्टर्स खुद ना लोन लेके अपने रिलेटिव के नाम पे लोन ले लें, तो उसके ऊपर भी चेक रखने के लिए अलग से क्या लगाई गई है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आपने रिलेटिव को लोन देना है तो रिलेटिव को लोन लेने के लिए आपको बोर्ड की अप्रूवल की जरूरत है। बिना बोर्ड की नॉलेज के किसी भी डायरेक्टर के रिलेटिव को क्या नहीं दिया जा सकता, लोन नहीं दिया जा सकता। लोन देने के लिए कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस क्या क्या हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या है कि लोन किस किस को देना है। एक तो रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स में कौन कौन आता है, बैंक का डायरेक्टर या चेयरमैन हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, या बैंक के खुद के डायरेक्टर हो सकते हैं। एक तो ये हो गए हमारे बैंक के डायरेक्टर्स। इसके अलावा डायरेक्टर्स ऑफ अदर बैंक की लाइक HDFC बैंक अगर लोन, एक्सिस बैंक के रिलेटिव, एक्सिस बैंक के डायरेक्टर्स के रिलेटिव को लोन भी नहीं दे सकता विदाउट द कंडीशंस। तो एक तो अपने बैंक के डायरेक्टर्स, उनके रिलेटिव्स, एंड किसी और बैंक के डायरेक्टर के रिलेटिव्स, उस एंड कोऑपरेटिव बैंक्स के डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स, और जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं, उनके डायरेक्टर के रिलेटिव्स को भी लोन नहीं दिया जा सकता अनलेस दिस कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। उसके अंदर सबसे पहले तो जब हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन टू डायरेक्टर्स ऑफ अदर बैंक एंड देयर रिलेटिव्स, मतलब हमने क्या करा, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। एक तो जो हमारे बैंक के डायरेक्टर्स हैं, और एक इसके अलावा जो बाकी लोगों के डायरेक्टर्स होंगे, जिसमें अदर बैंक्स आ गए, म्यूचुअल फंड्स आ गए, एक्सेट्रा। ठीक है। तो सबसे पहले तो जब हम बाकियों को लोन दे रहे हैं, अदर बैंक्स के डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स को लोन दे रहे हैं, तो कोई भी लोन आप 25 लाख से ज्यादा लोन नहीं दे सकते। लोन एक्सीडिंग ₹25 लाख शुड नॉट बी ग्रांटेड टू डायरेक्टर्स, चाहे डायरेक्टर्स को नहीं दिया जाएगा। अगर आपने देना है तो उसके लिए डायरेक्टर्स के अंदर वही चीजें इंक्लूड होती हैं, डायरेक्टर्स हो गए, उनके रिलेटिव हो गए, और ऐसी फर्म जिनके अंदर उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, चाहे उन्होंने उसकी गारंटी भी दी हो तो भी हम क्या कहेंगे, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। बिना बोर्ड के अप्रूवल के 25 लाख से ज्यादा का आप लोन उन्हें नहीं दे सकते। ठीक है। उसके अलावा एक तो वह लोन, एक हुई क्रेडिट फैसिलिटीज भी अगर आपको 25 लाख से ऊपर नीचे देनी है आप दे सकते हो, बट आपको क्या करनी है, बोर्ड को प्रॉपरली उसकी रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है। उसके अलावा
जब भी वो लोन लिया जाएगा तो जो भी डायरेक्टर्स होंगे उनको क्या करनी है, अपनी मैंडेटरी डिक्लेरेशन देनी है कि बताना है कि ये इस पर्सन के साथ मेरा क्या है, ये मेरा रिलेटिव है, इसके अंदर मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ताकि क्या हो, रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली फॉलो किया जा सके। ठीक है, तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले तो 25 लाख से ऊपर का अगर लोन देना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, बोर्ड की क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, 25 लाख से नीचे का लोन आप दे सकते हो, बट उसके लिए आपको आप लोन दो, बट उसकी क्या करो, प्रॉपर रिपोर्टिंग करो। ठीक है, जब लोन दिया जा रहा है तो डायरेक्टर्स को अपनी क्या करना है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट करना है कि इस पर्सन के साथ मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है। ये तो ही जब हम बाकियों को लोन दे रहे हैं। अब अगली बात आती है, जब हम खुद के मैनेजमेंट या खुद के डायरेक्टर्स को क्या दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। ठीक है, वही सेम लोन अगर 25 लाख से ज्यादा की फैसिलिटीज दे रहे हैं, 25 लाख से ज्यादा का लोन दे रहे हैं बैंक को या रिलेटिव को, बिना बोर्ड के अप्रूवल के नहीं दिया जा सकता। ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटीज भी जब 25 लाख से ऊपर का आपको देनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, बोर्ड की अप्रूवल चाहिए। ठीक है, ऊपर क्या था, जब अदर्स को दे रहे हैं 25 लाख से नीचे दिया जा सकता था विदाउट अप्रूवल, बस कुछ रिपोर्टिंग जरूरी थी, बट जब अपनी मैनेजमेंट को दे रहे हैं तो दोनों केसेस के अंदर आपको क्या है, बोर्ड की अप्रूवल की जरूरत है। इसके अंदर जो वर्ड्स है रिलेटिव एंड लोन एडवांसेस, उनका मीनिंग सेम होगा जो हम सेक्शन 20 के अंदर पढ़ के आए। ठीक है, उसके बाद ये तो हुआ कि आप किस किस को लोन दे सकते हो। अब लोन देने के लिए किस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, हमने वो देखना है। ये प्रोसीजर बेसिकली क्या है कि आपको ये फाइंड करना है कि क्या इसका जो भी पर्सन लोन लेने आया कि क्या उसका किसी भी डायरेक्टर के साथ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो भी बोरोवर लोन लेने आया उसको क्या करनी है, एक डिक्लेरेशन देनी है। डिक्लेरेशन में क्या है, उसको ये बताना है कि ना तो वो डायरेक्टर है, ना उसका डायरेक्टर के साथ कोई रिलेशन है, क्योंकि ठीक है इंडिविजुअल हुआ, मतलब एज अ सिंगल पर्सन जा रहा है तो वो बताएगा ना मैं डायरेक्टर हूं, ना मेरा कोई रिलेशन है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म लोन लेने जा रही है तो वो डिक्लेरेशन देगी कि हमारा कोई भी पार्टनर ना डायरेक्टर है, ना स्पेसिफाइड नियर रिलेशन ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ द बैंकिंग कंपनी, मतलब जिस बैंक का लोन देने जा रहे हो ना उसमें उस बैंक का डायरेक्टर हूं, ना मैं उस बैंक का बेसिकली रिलेटिव हूं। ठीक है, जॉइंट वेंचर जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में, उनके केस में डायरेक्टर्स होते हैं, वो ये डिक्लेरेशन नहीं है कि मैं बैंकिंग कंपनी का ना डायरेक्टर हूं, ना बैंकिंग कंपनी के डायरेक्टर का कोई रिलेटिव। ठीक है, तो ये तो हुई कि उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन दी कि मैं कोई भी इनके साथ रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके अलावा अगर इनकेस कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो आपको एक अलग डिक्लेरेशन देनी है जिसके अंदर रिलेशनशिप की डिटेल होगी कि जो डायरेक्टर है उसके साथ मेरा क्या रिलेशन है। ठीक है, तो जो भी ये गाइडलाइंस है ये तब भी फॉलो करनी है जब आप किसी बैंक के लोन को बैंक्स के लिए लोन दे रहे हो, ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स को लोन दे रहे हो, डायरेक्टर्स ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स को लोन दे रहे हो, उस टाइम भी क्या करनी है, अपने गाइडलाइंस को फॉलो करना है। सबसे पहला जो पार्ट इसके अंदर था रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन में, वो था ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अंदर ये पार्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स में आप लोन नहीं दे सकते विदाउट अप्रूवल, उसके ऊपर भी कुछ कंडीशंस हैं। जब अदर बैंक से डायरेक्टर्स को लोन दे रहे हो तो 25 लाख से ज्यादा देने के लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, बोर्ड की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। 25 लाख से कम दे सकते हो, बट आपको क्या उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी। लोन देते टाइम जब लोन की डिस्कशन हो रही है तो आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मेरा इस एंटिटी के साथ है, मेरा इस पर्सन के साथ क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है। जब हम अपने ही बैंक के मैनेजमेंट के रिलेटिव को लोन दे रहे हैं, क्योंकि जब बैंक की मैनेजमेंट मतलब बैंक के डायरेक्टर को लोन दे रहे हैं वो तो स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर ही कवर हो जाता है। जब हम अपने रिलेटिव को कवर दे रहे हैं उसके अंदर क्या है, 25 लाख से ज्यादा जब भी आपको लोन देना आपको क्या चाहिए, बोर्ड की अप्रूवल चाहिए, चाहे आप लोन दे रहे हो चाहे कोई क्रेडिट फैसिलिटी उसको प्रोवाइड कर रहे हो। प्रोसीजर आपको क्या फॉलो करना है, जब जो भी बंदा लोन लेने है उससे डिक्लेरेशन लो कि ना वो डायरेक्टर है ना वो कोई डायरेक्टर का रिलेटिव है। ठीक है, इन केस अगर वो रिलेटिव निकल आते हैं, उसका कोई रिलेशनशिप निकल आता है तो उससे ये भी डिक्लेरेशन लो कि उसका डायरेक्टर के साथ क्या रिलेशनशिप है। जो ये रूल्स हैं ये तब भी ये सिर्फ कंपनी के केस में नहीं फॉलो करने हैं, या अपने सिर्फ बैंक से केस में फॉलो नहीं करने हैं। जब आप सब्सिडरीज या म्यूचुअल फंड या वेंचर कैपिटल्स के केस में भी आपको ये क्या करना है, रूल्स फॉलो करने हैं, सारी चीजों को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जो पार्ट आता है दैट इज लोन टू ऑफिसर्स एंड रिलेटिव ऑफ सीनियर ऑफिसर्स ऑफ बैंक। मतलब ऊपर जो हमने कवर किया वो पार्ट हमने कवर किया विद रिगार्ड्स टू डायरेक्टर्स। इसके अंदर है कि ऐसे पर्सन जो डायरेक्टर्स नहीं है बट सीनियर ऑफिसर्स ऑफ बैंक है। इसके ऊपर भी रेगुलेशन आना क्यों जरूरी था, क्योंकि जो सीनियर ऑफिसर्स ऑफ बैंक है वो क्या कर सकते हैं, बैंकिंग डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है जो उनका रिलेटिव है या जो भी पर्सन है वो लोन के लिए एलिजिबल ना हो, बट उनके प्रेशर करके उनको क्या देना पड़े, लोन देना पड़ता है। उस केस के लिए भी क्या है, कुछ रेगुलेशन लाई गई, एडिशन टू दीज रेगुलेशन, मतलब स्टैट्यूटरी रेगुलेशन में वो चीजें थी बट कुछ एडिशन उसके अंदर की गई। सबसे पहले तो क्या है, जो भी ऑफिसर्स है या कमेटी है वो अपने ही डायरेक्ट रिलेटिव्स को क्या नहीं दे सकती, लोन नहीं दे सकती। ठीक है, मतलब कि सपोज एक बैंक मैनेजर है, बैंक मैनेजर खुद अपने रिलेटिव को लोन नहीं दे सकता। उसको लोन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी ऊपर वाली अथॉरिटी से बेसिकली परमिशन लेनी पड़ेगी। लाइक बैंक मैनेजर क्या हो सकता है, रिलेटिव रीजनल मैनेजर से परमिशन लेके लोन इशू कर सकता है, क्योंकि
जब बैंक मैनेजर अपने रिलेटिव को लोन इशू करेगा वहां पे बायसनेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो उस पर एक चेक लाया गया कि आप खुद ना लोन करके आपकी जो अपर वाली अथॉरिटी है वो क्या करेगी, आपको लोन सैंक्शन करेगी। ठीक है, अगर ऐसी कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है तो आपको क्या करनी है, उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद ये तो हुआ जब आप किसको दे रहे हो, बैंक ऑफिसर्स को लोन दे रहे हो, कि ये ना हो बैंक ऑफिसर खुद को लोन दे दे। उसके बाद लोन एडवांसेस टू रिलेटिव ऑफ सीनियर ऑफिसर्स, कि जो ऑफिसर्स हैं उनके जब रिलेटिव्स को लोन देना है तो वो किस तरीके से देना है। तो जो कंसोर्शियम एग्रीमेंट्स के ऊपर नॉर्म्स अप्लाई होते हैं सबसे पहले तो वो सेम अप्लाई होंगे। सीनियर ऑफिसर के जब रिलेटिव्स को लोन दिया जाएगा तो उसको क्या करनी है, आपने प्रॉपरली रिपोर्ट देनी है, प्रॉपरली रिपोर्ट का आपने बताना है। उसके बाद ऐसी कोई ट्रांजेक्शन्स जिसके अंदर सीनियर ऑफिसर के रिलेटिव है वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हेल्ड करते हैं या एज अ गारंटर एक्ट करते हैं, उसको भी आपने क्या करना है, प्रॉपरली रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट किसको करना है, बोर्ड को रिपोर्ट करना है। एंड इन केस उस पर कोई सैंक्शन लग जाता है तो आपने जिस अथॉरिटी ने सैंक्शन लगाया उसको भी ये चीज आपने रिपोर्ट करनी है। सो सेकंड पॉइंट वाज लोन टू ऑफिसर्स एंड रिलेटिव ऑफ सीनियर ऑफिसर्स। इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, एक तो सीनियर ऑफिसर्स को लोन देना एंड रिलेटिव्स के सीनियर ऑफिसर्स के रिलेटिव को लोन देना। जब सीनियर ऑफिसर्स को लोन देना है तो ये इंश्योर कराना है कि जो उनसे ऊपर वाली अथॉरिटी है वो लोन को सैंक्शन करे एंड उसकी क्या हो, प्रॉपर रिपोर्टिंग। जब रिलेटिव ऑफ सीनियर्स को लोन दिया जा रहा है तो कंसोर्शियम एग्रीमेंट में जो नॉर्म्स लगते हैं वो सिमिलर नॉर्म्स अप्लाई होंगे एंड जो भी इस तरीके से लोन प्रोवाइड किए गए, फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, उसकी क्या करनी है, अपने प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स फॉर द इंडस्ट्रीज जो कि क्या बना रही है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस बना रही है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में जो मेन आता है दैट इज सीएफसीज, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बेसिकली क्या करते हैं, जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट कर रहे हैं। तो उस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या प्रोविजन लेके है कि ऐसी एंटिटीज जो सीएफसीज या ओडीएस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस बना रही है उनको क्या करेंगे, क्रेडिट फैसिलिटीज ही प्रोवाइड नहीं करेंगे, ना उनको रीफाइनेंस किया जाएगा, ना उन्हें कोई नया लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्ट्रिक्शन ऑन एडवांसेस अगेंस्ट सेंसिटिव कमोडिटीज अंडर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। बेसिकली क्या है, इसके अंदर कुछ कमोडिटीज जो सेंसिटिव कमोडिटीज हैं उनके ऊपर क्या लाएगी, रिस्ट्रिक्शन लाएगी कि इन कमोडिटीज के अगेंस्ट, इन कमोडिटीज के लिए आप किसको लोन नहीं प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो इसको लाने की जरूरत क्या पड़ी, तो विद इन द इकोनॉमी हमने ये देखा कि कुछ ऐसी कमोडिटीज हैं लाइक फूड ग्रेन्स हो गए, सीरियल्स हो गए, कॉटन होगी, या ऐसी कुछ चीजें इनकी ना क्या की जाती है, होर्डिंग की जाती है। होर्डिंग मतलब अननेसेसरी उनको रखा जाता है, मार्केट में रिलीज नहीं किया जाता। डिमांड उनकी सप्लाई क्या कर देती है, शॉर्ट कर दी जाती है। जब सप्लाई शॉर्ट होगी तो क्या करेंगे, प्राइसेस ह्यूज बढ़ जाएंगे। जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो वो क्या करते हैं, अपना माल निकालना धीरे धीरे शुरू करते हैं महंगे प्राइस पे। मतलब बेसिकली वो क्या करा, सामान रखा मार्केट में, बेचा नहीं, प्राइस बढ़ गया, जब प्राइस बढ़ा तब अपना सामान बेचना शुरू करा, उसको बोलता है होर्डिंग। तो उसके लिए क्या, आपको सामान अगर होल्ड करना है तो पैसा चाहिए, तो उस चीज को रोकने के लिए क्या लाए कि हम ऐसी कुछ कमोडिटीज के अगेंस्ट पे क्या करेंगे, लोन्स ही प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसके अंदर कुछ कमोडिटीज कौन सी है, फूड ग्रेन्स आगे, कॉटन यार्न आ गई, गुड़ आ गया, शुगर आ गई एटसेट्रा। इस केस में क्या गया, प्रूडेंशियल नॉर्म्स लाए गए। उसके अलावा बैंक्स को भी फ्रीडम दी गई कि बैंक्स अपने भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स इसके अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं कि बेसिकली आपने कितना लोन देना है, कितने मार्जिन रख के लोन देना है एटसेट्रा। और ठीक है, उसके बाद एक जो नेक्स्ट थिंग आती है दैट इज लेवी शुगर। लेवी शुगर के केस में जो मिनिमम मार्जिन होगा उस पे 10% की गाइडलाइन है जो वो दी गई है, रिक्वायरमेंट दी गई है। लेवी शुगर बेसिकली क्या होता है, शुगर मिल्स होती हैं, जो शुगर मिल्स ना दो तरीके की शुगर बनाती हैं। एक शुगर जो होती है जो मार्केट में फ्रीली बेच सकते हैं, दूसरी टाइप की शुगर क्या होती है जो उनसे गवर्नमेंट बाय करती है, और वो गवर्नमेंट ने प्री डिटरमिनेड प्राइस पे बाय करते हैं कि उनको पहले ही प्राइस बता दिया जाता है कि इतने रुपए पर किलो के ऊपर हम आपसे क्या करने वाले हैं, शुगर खरीदने वाले हैं। उसको बोला जाता है लेवी शुगर, जो जिसका प्राइस प्री डिटरमाइंड है। ठीक है, तो लेवी शुगर के केस में जो भी स्टॉक है अगर उसको सिक्योरिटी दिया गया है तो उसके अंदर जो लेवी शुगर का हम प्राइस लेने वाले हैं वो प्राइस लेंगे जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। लाइक अगर गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपसे जो शुगर है 40 रुपीज पर केजी लेने वाले हैं, तो लेवी शुगर का प्राइस जब हम सिक्योरिटी के लिए काउंट करेंगे तो क्या काउंट करेंगे, 40 केजी काउंट करेंगे। 10% उस पर मार्जिन रखना है, पर हम वो देख रहे हैं 10% मार्जिन किस प्राइस पे रखना। ठीक है, उसके अलावा एक तो की लेवी शुगर, उसके अलावा जो दूसरी शुगर हुई नॉर्मल जो फ्रीली मार्केट में बिक सकती है, उसका प्राइस हम क्या लेने वाले हैं, उसके हम बेसिकली क्या करेंगे, या तो उसका करंट मार्केट प्राइस देखो या उसके पिछले 2 महीने का प्राइस की एवरेज ले लो। दोनों में से जो चीज लोअर आएगी हम क्या ले लेंगे, उस शुगर का प्राइस ले लेंगे और उसके बेसिस पे हम क्या दे देंगे, लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज रिगार्डिंग सिलेक्टिव कमोडिटीज कंट्रोल, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इन केस ऑफ सेंसिटिव कमोडिटीज। नेक्स्ट जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आती है, इट इज विद रिगार्ड्स टू
पेमेंट ऑफ कमीशन टू स्टाफ मेंबर्स इंक्लूडिंग ऑफिसर्स। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि हमने कोई भी ऐसा इंप्लॉई अपने पास नहीं रखना है जिसकी जो रेम्यूनरेशन है वो कमीशन के ऊपर बेस्ड हो, क्या कि वो हमारा इंप्लॉई भी है बट हम उसको ये बोल रहे हैं कि अगर तूने इतना इतना मिनिमम काम कर दिया तो हम आपको क्या करेंगे, कमीशन प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लोन रिकवरी ऑफिसर अपना रख लेता हूँ, उसको बोलता हूँ तू मुझे जितना लोन प्रोवाइड करके देगा, जितना लोन रिकवर करके देगा 2% दे रहा, तो उस केस में मैं क्या हूँ, एम्प्लॉइज को, ऐसे एम्प्लॉइज को अपने पास एम्प्लॉय नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को कमीशन ही नहीं पे कर सकता, आप कमीशन पे कर सकते हो बट वो क्या आपका एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइक आप कमीशन एजेंट्स अपने अपॉइंट किया, आपको कोई बिजनेस ला के दे रहा है, आपको कोई पैसे रिकवर करके दे रहा है, आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको क्या कर सकते हो, कमीशन पे कर सकते हो बट उसको आप अपना स्टाफ नहीं बना सकते। ठीक है, उसके बाद आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑफरिंग इंसेंटिव्स और एनी बैंकिंग प्रोडक्ट्स। इसके अंदर क्या है कि कुछ रेगुलेटरी गाइडलाइंस लाई गई, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस लाई गई कि कोई भी बैंक कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ऑफर नहीं करेगा जिसके अंदर चांस, लक बाय चांस वाली बात हो, लक या चांस वाली बात हो। जैसे कि अगर आपने हमारे साथ इतना बिजनेस मेंटेन किया है, इतनी ट्रांजेक्शन करी, आपको प्राइजेस दिए जाएंगे, लॉटरी दी जाएगी, फ्री ट्रिप जाएगी, ऐसी कोई भी चीज जो है वो बैंक्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए भी एक उन्हें रिस्ट्रिक्शन दी गई है, उन्हें फ्रीडम दी गई है कि आप क्या कर सकते हो, 250 रुपीज तक के एक्सपेंसिव गिफ्ट्स आप दे सकते हो बट उसके अलावा जो भी चीजें हैं लाइक प्राइजेस, लॉटरी आप परमिट नहीं कर सकते। पर ऐसी रिस्ट्रिक्शन लाई क्यों हुई, बेसिकली अब सपोज बैंक है, बैंक क्या हो रहा है, लॉटरी सिस्टम है, लॉटरी सिस्टम में क्या बाइजनेस हो सकते हैं कि अपने ही बंदों को जिताया जा सकता है, तो क्या हुआ, नॉन ट्रांसपेरेंसी, तो उस चीज को रोकने के लिए क्या कहा गया कि बैंक इस तरह के प्रोडक्ट्स ऑफर ही नहीं कर सकते। इन केस कोई बैंक ऐसी प्रोडक्ट ऑफर करता है तो क्या कहा जाएगा कि वो क्या कर रहा है, वो रूल्स की वायलेशन कर रहा है और उसके ऊपर पिनल एक्शन लिया जा सकता है, पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जा सकती है। ठीक है, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन आती है एडवांसेस अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट्स इशूड बाय अदर बैंक्स, की फिक्स डिपॉजिट्स के अगेंस्ट जब आप लोन दे रहे हो तो आपको ये इंश्योर कराना है कि वो फिक्स डिपॉजिट्स हमारे ही बैंक के होने चाहिए। लाइक दो बैंक है, एसबीआई एंड एचडीएफसी। जो हमारी एफडी है वो एचडीएफसी बैंक के अंदर है, तो एसबीआई बैंक है उस एफडी के अगेंस्ट पे लोन नहीं देगा। तो जनरली आपने देखा होगा बैंकिंग प्रैक्टिस भी यही है कि अगर आप किसी बैंक से लोन लेना चाहते हो अगेंस्ट एफडीआर, तो बैंक कहते हैं हमारे पास ही आपको क्या खुलवानी पड़ेगी, एफडी खुलवानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन ऑन एडवांसेस अगेंस्ट नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट एंड फॉरेन करेंसी रेजिडेंट अकाउंट। तो ये बेसिकली अकाउंट्स हैं जिसके अंदर फॉरेन से पैसा आता है, तो इनके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शन है, जो भी गाइडलाइंस है, वो कौन से एक्ट की फॉलो होने वाली, फेमा एक्ट की फॉलो होने वाली है। फेमा एक्ट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसके अंदर ये बताया गया कि फॉरेन एक्सचेंज के साथ किस तरीके से डील किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांसेस टू एजेंट्स बेस्ड ऑन कंसिडरेशन ऑफ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि आप अपने एजेंट्स और इंटरमीडिएट्स अपॉइंट कर रखे हैं, उनसे आप क्या कर रहे हो, वो आपके बैंक के अंदर क्या लेके आते हैं, डिपॉजिट्स लेके आते हैं। तो उसके अंदर आपने ये नहीं करना है कि आप हमें इतने डिपॉजिट ला के दो, हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, चाहे उसको लोन की एक्चुअल जरूरत ना हो, मतलब जेन्युइन नीड है तब लोन प्रोवाइड करो, बट डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के बेसिस पे अपने उनको एडवांसेस प्रोवाइड नहीं करने हैं। कि बेसिकली ये तो वही हो गया ना, काइंड ऑफ कमीशन हो गया कि आप मुझे डिपॉजिट ला के दो, मैं आपको इतना क्या कर दूंगा, लोन प्रोवाइड कर दूंगा। इस चीज के ऊपर क्या है, प्रोविजन दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट इज लोन अगेंस्ट सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट डिपॉजिट एक सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर आप पैसे जमा कराते हो कुछ पीरियड के लिए, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के अगेंस्ट भी क्या है, बैंक लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते, बैंक कैन नॉट ग्रांट लोन्स अगेंस्ट सीडीआरस। ठीक है, उसके अलावा बैंक्स अपने सीडीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, वो मैच्योरिटी से पहले बायबैक भी नहीं कर सकते, ना वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, ना मैच्योरिटी से पहले लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैच्योरिटी से पहले ही आपने उनको बायबैक कर लिया तो काइंड ऑफ क्या हो गया कि आप पैसा दे रहे हो या उसके अगेंस्ट पैसा दे रहे हो, एक ही बात है। दोनों की चीजों पर क्या लाई गई है, प्रोविजन लाई गई है। बट इसके अंदर एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। रिलैक्सेशन कब प्रोवाइड की गई है, जब जो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है वो कौन हेल्ड करता हो, म्यूचुअल फंड हेल्ड करता हो। ठीक है, अगर म्यूचुअल फंड हेल्ड करता है सीडीज, तो उस केस में उस सीडी के अगेंस्ट पे बैंक लोन दे सकता है, बट सिर्फ किसको दे सकते हैं, म्यूचुअल फंड को ही दे सकता है। इन केस ऐसा कोई सीडीज है वे म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं, तो जो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर है बैंक का, जो ये सीडीज है वो अपने कैपिटल मार्केट एक्सपोजर का पार्ट बनाएंगे। उसके बाद अगली जो बात की गई है दैट इज इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ये भी एक सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट ही होता है। तो कोई भी बैंक है वो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के अंदर पैसा डालने के लिए लोन नहीं दे सकता, ना आईडीआर है जो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है उसको एज अ कोलेटर रख के उसके अगेंस्ट लोन दे सकते हैं। तो बेसिकली ना तो आप सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा दोगे, ना उनके अगेंस्ट पैसा दोगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है एडवांसेस अगेंस्ट बुलियन या प्राइमरी गोल्ड, मतलब गोल्ड के अगेंस्ट लोन। सबसे पहले तो कोई भी बैंक लोन गोल्ड खरीदने के लिए लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, एक्सेप्ट इनके अंदर जो एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड की, रिलैक्सेशन किसके लिए प्रोवाइड की गई, सिर्फ ज्वेलर्स के लिए प्रोवाइड की, क्योंकि उनका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, उनको लोन गोल्ड खरीदने के लिए लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। नॉर्मल जनता को गोल्ड खरीदने के लिए लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा।
ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गोल्ड के अगेंस्ट लोन नहीं ले सकते, क्योंकि गोल्ड लोन स्कीम तो चलती है, ठीक है, बट आप गोल्ड खरीदने के लिए लोन नहीं दे सकते। जो हम इसके अंदर गोल्ड की बात कर रहे हैं, गोल्ड में क्या क्या चीजें आती हैं, तो प्राइमरी गोल्ड हो गया, गोल्ड बुलियन हो गया, गोल्ड की ज्वेलरी होगी, गोल्ड के कॉइन्स हो गए, या यूनिट्स ऑफ गोल्ड डीटीएफ्स हो गए, ये यूनिट्स ऑफ गोल्ड म्यूचुअल फंड हो गए। ये सब चीजों हम किसके अंदर, किसकी डेफिनेशन के अंदर कवर कर रहे हैं, गोल्ड की डेफिनेशन के अंदर कवर कर रहे हैं, ठीक है। गोल्ड लोन स्कीम होती है। गोल्ड लोन स्कीम में बेसिकली क्या है कि गोल्ड कॉइन्स के अगेंस्ट, गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, लोन प्रोवाइड किए जा सकते हैं। जो भी आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, विद इन लिमिट ही होने चाहिए, ठीक है। जो भी आप गोल्ड यूज कर रहे हो उसके अंदर एक चीज यूज होती है, हॉलमार्किंग। हॉलमार्किंग इज बेसिकली क्या होता है कि किसी भी अगर गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर हॉलमार्क दिया गया कि मतलब उसकी क्वालिटी एंड प्योरिटी इंश्योर की गई है। हॉलमार्किंग करता है बेसिकली स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एजेंसी उन पे हॉलमार्क प्रोवाइड करते हैं कि हमने इस ज्वेलरी की प्योरिटी और क्वालिटी चेक कर ली है। तो हमने सिर्फ उन्हीं एडवांसेस के अगेंस्ट उन्हीं ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन देना जिनके ऊपर क्या है, हॉलमार्किंग की गई है। हॉलमार्क ज्वेलरी के अगेंस्ट आपने क्या करना है, लोन प्रोवाइड करना है। उसके अलावा ये तो जो गोल्ड की बात, उसके अलावा इन केस सिल्वर बुलियन के अगेंस्ट के लोन लेना आता है तो बैंक को उनको लोन प्रोवाइड नहीं करना है अगर वो स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए लोन लेने आए हैं। स्पेक्युलेटिव पर्पस मतलब कम दाम पे खरीदना और महंगे दाम पे बेचना, दैट इज स्पेक्युलेशन। उसके लिए आपको लोन प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग फाइनेंसिंग ऑफ फैक्टरिंग कंपनीज। फैक्टरिंग कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो बेसिकली क्या करती है, लार्ज अमाउंट में क्या करती है, डाटास बाय कर लेती है और डाटास या बिल्स बाय कर लेती है, हमें पैसा मिल जाता है और वो टाइम टू टाइम पे अपने क्या करता है, डाटा कलेक्ट करती रहती है और उसके अगेंस्ट अपना प्रॉफिट कमाती है। उनको फाइनेंसिंग करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या। तो सबसे पहले तो ऐसी कंपनीज को क्या लोन दिया जा सकता है, हाँ, बैंक कैन एक्सटेंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फैक्टरिंग कंपनीज। बट कौन कौन सी फैक्टरिंग कंपनीज को लोन दिया जाता है, सबसे पहली अगर उनकी एटलीस्ट 70% इनकम किससे आ रही हो, फैक्टरिंग एक्टिविटी से आ रही हो, मतलब उनका मेजर काम किससे हो रहा हो, फैक्टरिंग एक्टिविटी से हो रहा हो, ठीक है। उसके अलावा जो उनकी एसेट्स हैं, उनके एसेट्स का जो एटलीस्ट 75% है वो कौन हो, रिसीवेबल जो उन्होंने परचेज किए हैं वो एटलीस्ट 75% उनके एसेट का पार्ट होने चाहिए। थर्ड, जो भी लोन है वो बेसिकली सिक्योर्ड होने चाहिए। उन्होंने जो अपना लोन है वो जो अपने रिसीवेबल है वो क्या किए हो, बैंक के पास हाइपोथिकेट करे। तो फैक्टरिंग कंपनीज के केस में उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड करी जा सकती है। कंडीशन क्या है, उनकी इनकम 75% फैक्टरिंग से आनी चाहिए, उनके एसेट 75% रिसीवेबल्स होने चाहिए, एंड जो उनको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सिक्योर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट जो रिस्ट्रिक्शन है दैट इज रिगार्डिंग टू लोन एंड एडवांसेस टू द रियल एस्टेट सेक्टर। की रियल एस्टेट सेक्टर को जब हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। रियल एस्टेट सेक्टर को हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, बट हमने सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि जो रियल एस्टेट डेवलपर है, जो उसने प्रोजेक्ट के लिए लोन लेना है, वो प्रोजेक्ट क्या हो, अप्रूव हो। उसने जो भी गवर्नमेंट से, लोकल गवर्नमेंट से, कोई भी अथॉरिटी से कोई भी परमिशन लेनी हो, उसके पास वो परमिशन आ गई हो। तो जब तक उसके पास वो परमिशन नहीं आती, हमने डिसबर्समेंट लोन की नहीं करनी है। तो बेसिकली कि जैसे डेवलपर्स के केस में क्या होता है, अलग अलग जगह से परमिशन लेनी पड़ती है, लाइक म्यूनसिपल कमेटी से लेनी पड़ती है रिगार्डिंग द हाइट, प्रोजेक्ट अप्रूव करवाने पड़ते हैं, वाटर के लिए परमिशन लेनी, सीवेज की परमिशन लेनी। तो जब तक वो सारी परमिशन नहीं आती हम उनको लोन डिसबर्स नहीं करेंगे। उसके बाद एमएसएमई के केस के अंदर लोन्स किस तरीके से प्रोवाइड करने हैं, एमएसएमई नहीं सॉरी एमएससी के केस में, माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स के केस में लोन किस तरीके से प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो एमईसीज के केस में जो मैक्सिमम क्या है, आप उनको कितने रुपीस की कैपिटल लोन प्रोवाइड कर सकते हो, 5 करोड़ की लिमिट आप उनको क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। 5 करोड़ की जो लिमिट है वो बेसिकली बेस किस पे होगी, 20% ऑफ देयर प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर। मतलब जिनकी उनकी प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर होगी उनकी 20% से ज्यादा आप लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। एमएससी यूनिट्स के केस में आपने क्या करना है, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर यूज करना है, जो हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था, पिछले मॉड्यूल के अंदर पढ़ा था। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर इन केस ऑफ केवाईसी नॉर्म्स के अंदर वो आपको क्या करना है, फॉलो करना है एमएससी केस में। नेक्स्ट इज लोन सिस्टम फॉर डिलीवरी ऑफ बैंक क्रेडिट, कि जब बैंक क्रेडिट दे रहा है तो उसके अंदर क्या क्या होने चीजें देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई बैंक है जो लोन प्रोवाइड कर रहा है वो 10 करोड़ या उससे ज्यादा के 10 करोड़ या उससे ज्यादा के लोन में बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि जो उनका लोन कंपोनेंट है वो एटलीस्ट 80% होना चाहिए, एंड जो बाकी वर्किंग कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 20% होनी चाहिए। बाकी बैंक चाहे जो लोन कंपोनेंट है उसको 80% या ऊपर नीचे कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरोवर। इसी के बेसिस पे क्या करेगा, दोनों कंपोनेंट्स को बैंक क्या करेगा, अप्रोप्रिएटली प्राइस करेगा, उनके बेसिस पे अप्रोप्रिएटली क्या करेगा, उनसे प्राइसेस चार्ज करेगा। सो ये तो केस हुआ ऐसे बैंक जिनकी क्रेडिट लिमिट 10 करोड़ से ज्यादा है। बट अगर कोई बोरोवर जिनकी क्रेडिट लिमिट जो है 10 करोड़ से कम है, उसके अंदर बैंक्स बेसिकली क्या कर सकते हैं, उनको जो बोरोवर है उनको प्रमोट कर सकते हैं कि आप लोन सिस्टम की तरफ जाओ।
आप वर्किंग सिस्टम की जगह लोन सिस्टम को प्रमोट करो। लोन सिस्टम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हो। इंसेंटिव क्या हो सकते हैं, आप बोल सकते हो कि अगर आप क्रेडिट की जगह लोन यू लोगे तो हम आपको क्या करेंगे, कम रेट प्रोवाइड करेंगे एटसेट्रा, ऐसी चीज उनको क्या कर सकते हो, आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर एक ये चीज आती है कि सपोज किसी बंदे ने आपसे बैंक रेट ले रखा है, क्रेडिट लिमिट ले रखी है, बट उनका बिजनेस क्या है, साइक्लिकल है, मतलब कुछ साइकिल्स पे बेस्ड है या सीजनल है, या उनकी बिजनेस के अंदर क्या है, वोलेटिलिटी है। तो उस केस में अगर हम जो अपनी गाइडलाइंस वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर देंगे तो क्या होगा, वो अपना बिजनेस सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, उनको काफी सारी क्या आने वाले डिफिकल्टीज आने वाली है। तो उस केस में विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, विद द अप्रूवल ऑफ द बैंक, हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, उन्हें कुछ एग्जाम्पशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आती है दैट इज विद रिलेटेड टू द होजरी सेक्शन। होजरी बेसिकली मतलब जो लगा लो गर्म कपड़े बनाते हैं, ठीक है। अब जो बंदा गर्म कपड़े बना रहा है उसमें क्या है, उसका माल जब बिक जाता है तो वो माल बिकता है क्रेडिट पे, उसने अपनी सारी क्रेडिट लिमिट यूज कर ली हुई है, बट उनको जो पैसा है वो बाद में आने वाला है। बाद में मतलब उनकी जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है वो हर 6 महीने बाद पैसा आता है, 6 महीने के बाद माल उठता है, पिछला पैसा आता है और नया माल साथ के साथ उठा लिया जाता है। नॉर्मल बिजनेस साइकिल ये चलता है, ठीक है। उस केस में अगर हम जो नॉर्मल क्रेडिट लिमिट्स वाली लिमिट है कि 90 डेज के अंदर आपका पैसा वापस आ जाना चाहिए, 90 डेज के हम जो डेटर्स है वो डीपी निकालने के लिए कंसीडर करेंगे, अगर ऐसी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी तो उनके लिए वर्क करना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो विद अप्रूवल हम क्या कर सकते हैं, उन्हें सर्टन रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग बैंक क्रेडिट के केस में कुछ रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं दैट इज गाइडलाइंस ऑन लैंडिंग अंडर कंसोर्शियम एग्रीमेंट। कंसोर्शियम एग्रीमेंट मतलब दो या दो से ज्यादा बैंक जब मिलके एक बोरोर को फंड करते हैं उसको बोलते हैं कंसोर्शियम एग्रीमेंट या मल्टीपल बैंकिंग एग्रीमेंट। उस केस के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं वो देखने वाले हैं। सबसे पहले तो पुराने टाइम की बात करते हैं। पहले ना 1996 के टाइम पे उस टाइम ना कंसोर्शियम एग्रीमेंट्स के रिलेटेड काफी ज्यादा ही रेगुलेशंस थी। तो उस टाइम पे आरबीआई ने क्या करा था, रेगुलेशंस को ना विड्रॉ कर लिया ताकि क्या हो, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए और जो काम है वो स्मूथ लाइन हो सके। बट टाइम टू टाइम हमने क्या देखा कि जितने मेजर इंसिडेंट्स हुए फ्रॉड के, उसके अंदर कंसोर्शियम और मल्टीपल एग्रीमेंट्स ही लग रहे थे, मल्टीपल बैंकिंग एग्रीमेंट्स ही इन्वॉल्व थे। तो बेसिकली हो क्या रहा था कि जब मल्टीपल बैंकिंग एग्रीमेंट्स होते हैं तो क्या होता है, दो बैंक्स इन्वॉल्व हैं, लाइक बैंक ए एंड बैंक बी इन्वॉल्व है, दोनों का पैसा अलग दे रखा है, दोनों ने अपनी अपनी टर्म से दोनों पैसा दे रखा है। दोनों क्या करते थे, आपस में ना इन्फॉर्मेशन ही नहीं शेयर करते थे एक दूसरे के साथ। उससे क्या होता था, कई चीजें ना अनहर्ड रह जाती थी, या कई चीजों के बारे में, फ्रॉड के बारे में हमें बेसिकली पता ही नहीं लग पाता था। तो उस चीज को दूर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को बैकअप करने के लिए क्या लाई गई, कुछ गाइडलाइंस लाई गई, ठीक है। तो गाइडलाइंस क्या है, सबसे पहले जब भी हम किसी को फ्रेश एग्रीमेंट दे रहे हैं, फ्रेश लोन दे रहे हैं, तो जो भी बोरोवर है उससे हम डेक्लेरेशन लेंगे कि अब तू पहले हमें ये बता लोन लेने से पहले कि तू और किस किस बैंक से कौन कौन सी क्रेडिट फैसिलिटीज एंजॉय कर रहा है, कौन कौन सी बैंक से क्या क्या तू लोन लेके बैठा है। तो सबसे पहले उससे डेक्लेरेशन लेंगे अबाउट द प्रीवियस क्रेडिट फैसिलिटीज ऑलरेडी एंजॉयड बाय देम फ्रॉम द अदर बैंक, ओके। उसके बाद जो बैंक होगा, बैंक आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि वो बोरोवर अपने अकाउंट में क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसके बेसिक एग्जांपल हो सकती है, लाइक 2 बैंक्स लेते हैं हम, HDFC एंड एक्सिस, ओके। एक पर्सन है, इसके अंदर उसका 10 करोड़ का अकाउंट है, इसके अंदर ही उसका 10 करोड़ का अकाउंट है। दोनों बैंक है जो आपस के अंदर क्या है, इन्फो शेयर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सपोज इसका जो बैलेंस था ये चला गया 1 करोड़, ठीक है, मतलब सॉरी लिमिट दे रखी थी 10 करोड़ की, 9 करोड़ की लिमिट यूटिलाइज होगी, 1 करोड़ रह गया, ओके। इसकी जो लिमिट थी वो 11 करोड़ यूटिलाइज होगी, तो माइनस 1 करोड़ हो गया। हमने कहा इसको भाई पैसा अपने पूरी कर, लिमिट पूरी कर। तो हो सकता है ये बंदा बेसिकली क्या करे, इस अकाउंट में से पैसा निकाल के यहाँ दे दे। तो एक्चुअली तो क्या हुआ, उस बैंक के पास जो पर्सन के पास एक्चुअली पैसा आना चाहिए था वो पैसा ही नहीं आया। देखा जाए तो अपनी दोनों की दोनों लिमिट्स को यूटिलाइज करके बैठा है। तो अगर ये बैंक्स आपस में ये चीज इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं करेंगे कि एक्चुअली उस बंदे के पास पैसा कहाँ से आया है, कि क्या वो उसका खुद का पैसा था या बेसिकली उसने लोन लेके ही लोन चुराया, तो क्या लोन लेके ही लोन चुकाया है, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं की जाएगी तो उस केस में क्या होगा, फ्रॉड्स को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, चीजों को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को बढ़ा रहे हैं। तो बैंक्स ने क्या करना है, अकाउंट किस तरीके से चल रहा है उसके बारे में भी बताना है। बैंक्स क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम बेसिस पे किसी प्रोफेशनल से, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कॉस्ट अकाउंटेंट से, कंपनी सेक्रेटरी से सर्टिफिकेशन ले सकते हैं कि जो ये काम है, जो ये अकाउंट है बहुत तरीके से वर्क कर रहा है, अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, जो स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस है उनको फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो भी क्रेडिट रिपोर्ट्स बनाएंगे, अपने बैंक बनाएंगे, वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। रिपोर्ट्स वो खुद भी बना सकते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की भी रिपोर्ट्स को यूज किया जा सकता है। उसके अलावा जब भी ऐसे एग्रीमेंट्स होंगे, मल्टीपल बैंकिंग एग्रीमेंट्स होंगे, उसके अंदर भी सुटेबल क्लोजेस डाले जा सकते हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन एक बैंक दूसरे बैंक के साथ शेयर करेगा।
जनरली ये एग्रीमेंट्स होते ही हैं, बैंक एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर कोई बोरोवर जो मल्टीपल बैंकिंग फॉलो कर रहा है टाइम टू टाइम बेसिस पे इकट्ठे सारे बैंक मिलके उसके साथ मीटिंग भी करते रहते हैं, तो वो इन्हीं गाइडलाइंस के अंदर जो सारा वर्क है वो होता है। ठीक है, उसके अलावा जो हमने बेसिकली क्या बोला, इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करनी है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में, अकाउंट के बारे में, वो किस तरीके से वर्क करता है उसका अकाउंट, वो उसके साथ साथ आपको जो पर्सन है उसकी डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन, अनहेज फॉरेन एक्सपोजर ट्रांजेक्शन, उसके बारे में भी क्या करना है आपको, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करनी है। इन केस कोई बैंक है वो इन गाइडलाइंस की फॉलो नहीं करता, इन गाइडलाइंस का नॉन कंप्लायंस करता है, तो उसके ऊपर कौन रिव्यू करेगा, उसका रिव्यू कौन करेगा, आरबीआई उसका रिव्यू करेगी। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ, आपको कंसोर्शियम एग्रीमेंट मल्टीपल बैंकिंग के केस में पहले गाइडलाइंस थी, हटा दी गई, बट जब हमें पता लगा गाइडलाइंस की जरूरत है, गाइडलाइंस को दोबारा लाया गया। इसके अंदर तो सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दिया गया, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के ऊपर ध्यान दिया गया। उसके अंदर सबसे पहले तो क्या लाया गया कि जब किसी बंदे को नया लोन दे रहे हो तो उससे पहले पूछेंगे कि अपने पुराने लोन्स के बारे में भी बता जो तूने दूसरे बैंकों से ले रखे हैं। ठीक है, जब उसको पता लग जाएगा, उसने बताया कि मेरे पास इतने बैंक्स हैं, तो बैंक्स आपस में क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अगर उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते तो क्या कर सकते हैं, किसी प्रोफेशनल से सर्टिफिकेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन के अलावा वो क्या कर सकते हैं, क्रेडिट रिपोर्ट्स भी यूज कर सकते हैं, और जो अपने एग्रीमेंट्स बनेंगे उसके अंदर भी सुटेबल क्लॉजेस डाले जा सकते हैं कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन है जो शेयर करी जाएगी। इसके अंदर एक चीज आती है कि कोई भी नया जो लोन है बिना इंफॉर्मेशन शेयरिंग के, बिना नेसेसरी इंफॉर्मेशन को शेयर करे नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं सैंक्शन करा जाएगा। नेक्स्ट इज ब्रिज लोन्स अगेंस्ट रिसीवेबल्स फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, ब्रिज लोन्स बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स, कोई भी शॉर्ट टर्म लोन्स अगेंस्ट अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, उसके अगेंस्ट ब्रिज लोन्स इशू नहीं किए जाएंगे। ब्रिज लोन्स बेसिकली क्या होते थे कि हमने एग्जांपल लिया था कि कुछ टाइम के बाद कंपनी को कहीं से पैसा आने वाला है, किसी डेटर से या कहीं से भी पैसा आने वाला, बट उसको वो पैसा आएगा 6 महीने के बाद, तो वो बैंक से क्या कर सकता है, शॉर्ट टाइम के लिए ब्रिज लोन अप्लाई कर सकता है, ब्रिज लोन प्रोवाइड कर सकता है। सिमिलरली किसी केस में अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी अनाउंस करी है कि आपको सब्सिडी आएगी या कोई रिफंड आएगा, तो उसके अगेंस्ट आप ब्रिज लोन्स नहीं लो, ब्रिज लोन्स हम इशू नहीं करेंगे, ब्रिज लोन्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसकी कुछ एग्जम्पशंस दी गई हैं, एक्सेप्शंस दी गई हैं। एक्सेप्शन क्या क्या है कि बेसिकली इस केस के अंदर चाहे पैसा गवर्नमेंट से ही आ रहा है, बट उस केस के अंदर क्या है, उसके अगेंस्ट आप फाइनेंस इशू कर सकते हो। किसके केस में, रिटेंशन प्राइस स्कीम के अंदर अगर पैसा दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है, उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, उसके अगेंस्ट ब्रिज लोन प्रोवाइड कर सकते हो अप टू 60 डेज। ओके, एंड अगर कोई जैसे हम सपोज एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट के अगेंस्ट कोई गवर्नमेंट अगर पैसा दे रही है, उसके अगेंस्ट भी क्या करा जा सकता है, ब्रिज लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, जो भी ये ब्रिज लोन अगर प्रोवाइड किए गए हैं इन दो केस के अंदर, जो एक्सेप्शन है वो 1 साल से ज्यादा के नहीं होने चाहिए, 1 साल से ज्यादा के लिए आप ब्रिज लोन इशू नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा जो बैंक्स हैं वो किन किन चीजों में ब्रिज लोन और इशू कर सकते हैं, अगेंस्ट प्रोसीड्स ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट्स एक्सेट्रा। इन केसेस के अगेंस्ट क्या है, इनसे जब पैसा आने वाला होता है, इनके अंदर ब्रिज लोन इशू करे जा सकते हैं। ठीक है, जब जो भी बैंक ब्रिज लोन्स को इशू कर रहा है, तो जो भी सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बोर्ड से अप्रूवल लेनी है, एंड बोर्ड को अप्रूव करते हुए ड्यू क्वेश्चन एंड अटेंशन को फॉलो करना है, ताकि क्योंकि बेसिकली लोन्स क्या शॉर्ट टर्म के लिए दिए जा रहे हैं, और हम किस पे दे रहे हैं कि फ्यूचर अनसर्टेनिटी के बेसिस पे, कि फ्यूचर में आपको एक पैसा आएगा, उस तब आप हमारा लोन चुकाओगे। तो हो सकता है कि वो पैसा आए ना आए, तो उसमें क्या है, रिस्क इन्वॉल्व है, तो हमें क्या करना है, ड्यू क्वेश्चन का हेल्प लेनी है, ड्यू क्वेश्चन लगते हुए भी ही हमने जो लोन है वो प्रोवाइड करने। ठीक है, नेक्स्ट इज फंड या नॉन फंड फैसिलिटीज, ऐसी सब्सिडरीज, ऐसे जॉइंट वेंचर्स को प्रोवाइड करना जो कि ओन कौन करता है, जिनको स्टेप डाउन सब्सिडरीज ऑफ इंडियन कंपनीज ओन करती हैं। बेसिकली क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, लोन्स किस किस को प्रोवाइड करने हमने, जॉइंट वेंचर्स, होली ओन्ड सब्सिडरीज एंड स्टेप डाउन सब्सिडरीज, किसकी, इंडियन कंपनीज की। बेसिकली इंडियन कंपनीज है, इंडियन कंपनीज की कोई भी जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी या स्टेप डाउन सब्सिडरी जो कहाँ है, फॉरेन के अंदर एग्जिस्ट करती है, उसको आपने लोन्स किस तरीके से प्रोवाइड करने हैं। आप उनको लोन प्रोवाइड कर सकते हो, बट उसके अंदर क्या है, कुछ कंडीशंस को फॉलो करना है। कंडीशन क्या है कि आप इन कंपनीज को लोन तब भी प्रोवाइड करोगे जब इंडियन कंपनी का उसके अंदर शेयर क्या होगा, 51% का शेयर होगा। सेकंड, जब आप शेयर प्रोवाइड कर रहे हो, बेसिकली आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो फॉरेन के अंदर, तो उसके अंदर रिस्क है, रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर सिस्टम फॉर मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, बैंक्स को सेक्शन 25 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को क्या करना है, फॉलो करना है। वो बेसिकली सेक्शन 25 क्या कहता है कि जब भी आप लोन प्रोवाइड, जब जो भी बैंक वर्क कर रहा है उसकी 75% ऑफ एसेट, नेट एसेट्स क्या होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए। ये क्लोज को फॉलो करना बेसिकली क्यों जरूरी है, सपोज आपका इंडिया का बिजनेस है, आपने इंडिया के अंदर जो लोन इशू कर रखे हैं 100 करोड़ के इशू कर सके,
ठीक है। पर जब आप फॉरेन वेंचर्स को, फॉरेन सब्सिडीज को पैसा दे रहे हो, आपने क्या कर दिया, 400 करोड़ का लोन इशू कर दिया। टोटल लोन आपके चाहे 500 करोड़ के हो गया, बट आपका जो मेजर पार्ट है वो कहाँ है, फॉरेन के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो वो चीज परमिसेबल नहीं है। आपको 75% जो नेट एसेट्स है वो कहाँ होनी चाहिए, इंडिया के अंदर होनी चाहिए। तो आपको इस लोन प्रोवाइड करते हुए सेक्शन 20 को भी फॉलो करते हुए चलना है। ओके तो जब भी आप ये लोन प्रोवाइड करोगे, लोन प्रोवाइड करने के लिए पैसा कहां से आएगा, FCNR B अकाउंट, EFECN RFC अकाउंट, जैसे मतलब फॉरेन करेंसी वाले अकाउंट से ही आपको क्या करना है, पैसा इशू करना है। इन केस इन लोन्स के अंदर कोई मेच्योरिटी मिसमैच होते हैं, तो मेच्योरिटी जो मिसमैच है वो जो गैप लिमिट्स RBI ने अप्रूव की है, जो हमने मेच्योरिटी लेजर वाले टॉपिक में पढ़ी थी, तो लिमिट्स के अंदर रहते हुए भी आप ही आपको क्या करना है, लोन इशू करने हैं। उसके अलावा जो भी गाइडलाइन, जो भी पोटेंशियल नॉर्म्स दिए गए हैं, आपने वो सारे पोटेंशियल नॉर्म्स को भी क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है। इन केस ऑफ स्टेप डाउन सब्सिडरी बेसिकली क्या होती है, सपोज एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी सब्सिडरी हुई सब्सिडरी एस, उसके आगे सब्सिडरी हुई S1, तो जो S1 है वो होल्डिंग कंपनी की क्या हुई, सब स्टेप सब्सिडरी, मतलब वो खुद ओन ना करते, उसकी सब्सिडरी की सब्सिडरी होना, दैट इज नोन एज स्टेप सब्सिडरी। उस केस में बेसिकली क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो उस केस में हमें क्या करना है, इफेक्टिवली मेजर्स बनाने हैं, ताकि जो भी हमने फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं उसको इफेक्टिवली क्या किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके। ठीक है। सो इसमें बेसिकली क्या, ऐसी कंपनीज को लोन देना जो या तो जॉइंट वेंचर्स हैं, ये होली ओन्ड सब्सिडरी है, स्टेप डाउन सब्सिडरी है, किसकी, इंडियन कंपनीज की। उस केस में लोन का प्रोवाइड कर सकते हो जब इंडियन कंपनी एटलीस्ट 51% शेयर होल्ड करती हो, हमारे पास प्रॉपर सिस्टम हो फॉर द रिस्क मैनेजमेंट। सेक्शन 25 को हमने फॉलो करना है। पैसा जो आएगा, पैसा कहां से आएगा, फॉरेन करेंसी अकाउंट से ही पैसा आएगा। इन केस कोई मेच्योरिटी मिसमैचेज है तो वो गैप लिमिट ऑफ RBI के अंदर ही होने चाहिए, और जो भी एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस है, जो भी नॉर्म्स है, हमने उसको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है। जब हम ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने ये कुछ और चीजें भी ध्यान में रखनी है। कुछ और चीजें, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि जो भी हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं वो वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे अप्लाई करना है। मतलब सब हम बंदा लोन क्यों ले रहा है, उसने फॉरेन के अंदर कोई प्रोजेक्ट डालना है, तो हमें ये देखना है कि क्या उसका जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली चल सकता है, वायबल है, उसके बेसिस पर लोन देना है। सिर्फ बंदे की रेपुटेशन के ऊपर लोन नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल अडानी की एग्जाम्पल लेते हैं। अडानी ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक प्लांट सेटअप करना है सपोज, तो वो हो सकता है इंडिया से लोन ले। तो आपको यही नहीं है कि अडानी इंडिया के अंदर बहुत अच्छा कस्टमर है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, तो इंडिया का पैसा वो दे देगा, उसके बेसिस के ऊपर आपने लोन प्रोवाइड नहीं करना। जब आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको किस बेसिस पे प्रोवाइड करना है कि जो फ्यूचर, जो फॉरेन कंट्री के अंदर जो प्लान लगाया जा रहा है, क्या वो वाइबल है या नहीं। तो जो आपको एक गाइडलाइंस इशू देखनी है, वो फंड बेस्ड फैसिलिटीज के केस में भी देखनी है, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज के बेस पे भी देखनी है। उसके अलावा आपको ये भी चेक करना है कि जिस कंट्री के अंदर लोन लिया जा रहा है वो कंट्री उन ऐसी सब्सिडरीज को, जॉइंट वेंचर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाती हो कि आप फॉरेन करेंसी के अंदर लोन नहीं ले सकते। बेसिकली कुछ कंट्रीज क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि आपको जो लोन है हमारी कंट्री से ही लेना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है तो हमें क्या करना है, लोन नहीं देना। सेकंड, अगर उस वहां पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि जो इंडियन बैंक है उसने लोन प्रोवाइड करा, अगेंस्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करा, वो सिक्योरिटीज के ऊपर चार्ज ही नहीं लगा पा रहा, एंड इन केस मतलब चार्ज नहीं लगा रहा, मतलब कि सपोज इन केस वो पैसा नहीं वापस करता, तो हम पैसा कैसे रिकवर करने वाले हैं, सिक्योरिटीज को बेच के। तो बेसिकली उसके ऊपर कोई लीगल राइट ही नहीं एग्जिस्ट करता, उस केस में भी आपको क्या करना है, लोन्स प्रोवाइड नहीं करने हैं। ठीक है। उसके बाद जो इंडियन कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर वर्क कर रही हैं, उनको ये बेनिफिट दिया गया है कि वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स कर सकती हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स करके जो इंडिया के लोन्स हैं उनको क्या किया जा सकता है, चुकाया जा सकता है। ठीक है। बट इसके अंदर एक चीज ये ध्यान रखने वाली है कि जो ये ना हो कि जो हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कर रहे हैं वो इंडियन बैंक की फॉरेन ब्रांच से कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपने जो लोन देना है, आपने SBI से एक लोन ले रखा है, अगर आप बाहर से पैसा उठा के SBI को पैसा दे रहे हो, SBI सेटिस्फाइड है। बट अगर आप ये कर रहे हो कि आप SBI इंडिया से लोन ले रखा है, लेकिन आप जो पैसा ले रहे हो वो SBI ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हो, तो बेसिकली अगर आपने SBI ऑस्ट्रेलिया से लोन लिया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग करे और SBI इंडिया को पैसा पे कर दिया, वो चीज परमिसेबल नहीं है। आप सेम ही बैंक के ओवरसीज ब्रांच से पैसा लेके लोन पूरा नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो क्या क्या गाइडलाइंस, आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि आपने रेपुटेशन के बेसिस पर लोन नहीं देना है, प्रोजेक्ट की वायबिलिटी के ऊपर लोन देना है। अगर उस कंट्री के अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि आप लोन नहीं ले सकते तो आपको लोन नहीं देना। अगर आपके रिस्ट्रिक्शन है कि आप एसेट्स के ऊपर चार्ज नहीं क्रिएट कर सकते या एसेट्स को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, तो उस केस में भी आपको लोन प्रोवाइड नहीं करना है। जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्क कर रही हैं उनको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की परमिशन दी गई है कि आप ECBs करो और हमारे जो इंडियन रुपीस में जो डोमेस्टिक बैंकिंग सिस्टम से लोन रखे हैं उसको पे कर दो, तो आप वो पे कर सकते हो। बट अगर आप वो ECB उठा रहे हो ओवरसीज ब्रांच ऑफ द इंडियन बैंक, वो चीज परमिटेबल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ बोरोवेल अकाउंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर।
इसके अंदर बेसिकली कि मेरा बैंक अकाउंट किसी और मेरा अकाउंट किसी और बैंक में एग्जिस्ट करता था, मैं अब उसको क्या करना चाहता हूँ, ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो उसको किस तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग हमने क्या पॉलिसी बनानी है। सबसे पहले तो बोर्ड एक पॉलिसी कौन बनाएगा, बोर्ड बनाएगा और उसको क्या करेगा, अप्रूव करेगा। तो बैंक के पास क्या होनी चाहिए, बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए कि किस तरीके से जो अकाउंट है वो एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर ट्रांसफर किए जाएंगे। उसके अंदर पॉलिसी के अंदर आपको क्या बताना है कि कौन कौन से अकाउंट को ट्रांसफर किया जा सकता है, उनके अथॉरिटी लेवल्स क्या होंगे, किस किस चीज की रिपोर्टिंग की जाएगी, या कोई और भी एस्पेक्ट्स हैं उसको भी आपने क्या करना है, पॉलिसी के अंदर इंक्लूड करना है। उनका क्रेडिट ऑडिट किस तरीके से किया जाएगा, वो भी चीजें आपने देखनी है। इनकेस वो अकाउंट है वो क्विकली मोटल हो जाता है, मतलब जल्दी बंद हो जाता है, उसके अंदर ऑफिसर्स कौन अकाउंटेबल होगा, वो उन चीजों को भी क्या करना, आपकी बोर्ड पॉलिसी के अंदर इंक्लूड करना है। ठीक है, जब भी आप क्या कर रहे हो, एक बैंक दूसरे बैंक से अकाउंट टेक ओवर कर रहा है, उसके अंदर क्या करना है, जो भी ट्रांसफर बैंक है उसको ये इंश्योर कराना है कि वो ट्रांसफरी बैंक को क्या करे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ट्रांसफरी बैंक बेसिकली कौन हुआ, जो बैंक अकाउंट ले रहा है, ट्रांसफर बैंक जिसका अकाउंट था जो अकाउंट ट्रांसफर कर रहा है। तो ट्रांसफरी बैंक अकाउंट लेने से पहले क्या करेगा, ट्रांसफर बैंक से इन्फॉर्मेशन मांगेगा। वो ट्रांसफर बैंक की इन्फॉर्मेशन की जिम्मेवारी है वो जो टाइमली बेसिस पे जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो ट्रांसफरी बैंक को क्या करे, प्रोवाइड करवा दे। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट जब टेक ओवर हो रहा है उस केस के अंदर क्या क्या गाइडलाइंस हमने फॉलो करनी है। नेक्स्ट गाइडलाइंस आर ऑन द फेयर प्रैक्टिस कोड ऑफ लैंडर्स, कि जो भी लैंडर्स हुए, जो भी बैंक्स हुए, उनकी फेयर प्रैक्टिसेस कोड या कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके से होंगे, उसके ऊपर क्या गाइडलाइंस दी गई हैं। तो इंडिया के अंदर क्या था, लैंडर्स लाइबिलिटी लॉज के ऊपर एक वर्किंग ग्रुप काम कर रहा था, उसने ना कुछ रिकमेंडेशन प्रोवाइड करी। उन रिकमेंडेशन के बेसिस के ऊपर क्या लाए गए, कुछ फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर लैंडर्स लाए गए। उसके अंदर क्या किया गया, जो ये कोड ऑफ कंडक्ट थे पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्या कर दिए गए, मैंडेटरी कर दिए गए, सॉरी मैंडेटरी नहीं किए गए, उनको एडवाइस किया गया कि आप इनको अडॉप्ट करो, बनाओ और फेयर प्रैक्टिसेस कोड उसको अडॉप्ट करो, पॉलिसी बनाओ मतलब कोड ऑफ कंडक्ट बनाओ, और उसको क्या करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूव कराओ कि आप जो अपने बैंक है एथिकली प्रैक्टिस उसको कर सकें। ठीक है, उसके अंदर जो सबसे पहला कोड ऑफ कंडक्ट आता है दैट इज एप्लीकेशंस फॉर लोन एंड देयर प्रोसेसिंग, कि लोन एप्लीकेशन के टाइम पे क्या क्या चीजें आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो जो भी लोन एप्लीकेशन फॉर्म होंगे वो क्या होने चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सभी चीजों को वो कवर करते हो। जो वो लोन एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब कि उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली मेंशन हो, ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज की गई हो। इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी हो सकती है, लाइक फीस, कि आपके फीस कितनी ली जाएगी, चार्जेस कितने होंगे, पेनल्टी चार्जेस किस तरीके से लिए जाएंगे, या आपसे कोई फीस ली गई है क्या वो रिफंडेबल है नहीं है, क्या सिस्टम है, वो सब चीजों को आपने क्या करना है, प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना है। क्योंकि अगर आप कोई भी चार्जेस लेते हो अगर और उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं करते तो वो क्या होगी, एक अनफेयर प्रैक्टिस होगी कि आपने बताया नहीं बट चार्जेस काट लिए, वो चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बैंक्स ने क्या करना है, अपनी लोन एप्लीकेशन फॉर्म में क्या करना है, ऑल इन कॉस्ट मतलब टोटल लोन को लेने के लिए कितनी कॉस्ट पड़ने वाले है वो भी आपको क्या करनी है, कस्टमर को बतानी है, ताकि कस्टमर क्या करे, मल्टीपल बैंक्स में जाके अपनी उस कॉस्ट को कंपेयर कर सके। ठीक है, और एक चीज का ये भी ध्यान रखना है कि जो भी ये फीस लगाई जा रही है वो क्या होनी चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होनी चाहिए, कि सभी के ऊपर वो फीस क्या हो, एक बराबर सी लगे। ठीक है, उसके बाद बैंक्स का एक सिस्टम भी होना चाहिए जिसमें वो सिस्टम ये बनाए कि जो भी उनके पास लोन एप्लीकेशन आई है उसको किस तरीके से वो रिसीव करेंगे, उसका क्या होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। उसके अलावा बैंक्स के लिए भी एडवाइस किया जाता है कि वो प्रॉपरली प्रोसीजर्स एंड प्रॉपर टाइमलाइन बताए कि अगर किस पर्सन को लोन लेना है तो उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और कितने टाइम के अंदर उसको क्या कर दिया जाएगा, लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बैंक्स को ये भी इंश्योर कराना है कि उस पीरियड के अंदर ही अंदर क्या कर दिया जाए, लोन प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, जो भी उनको एप्लीकेशंस है वो रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वेरीफाई करनी और उनको लोन प्रोवाइड कर देना है। इन केस जो लोन्स हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, लोन्स नहीं दिए जाते हैं, तो आपको क्या करना है, बैंक्स को जो प्रॉपर रीजन है, रीजन फॉर रिजेक्शन है वो क्या करना, लोन एप्लीकेंट्स को बताना है। सबसे पहले गाइडलाइंस लाई क्यों गई, क्योंकि ताकि जो बैंक्स है वो अपना काम एथिकली बेसिस पे कर सकें। जो गाइडलाइंस बनाई गई उनको क्या किया, सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एडवाइस किया गया कि आप इन सबको क्या कर लो, अडॉप्ट कर लो, अपने कोड ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस कोड को बनाओ और उनको बोर्ड से क्या करा लो, अप्रूव करवा लो। उसके अंदर सबसे पहली गाइडलाइंस थी दैट वाज विद रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ लोन्स। उसके अंदर सबसे पहले क्या, जो आप लोन एप्लीकेशन फॉर्म बना रहे हो उसके अंदर सब चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, सब चीजें क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आप जितनी भी उसके अंदर प्रॉपर लोन की कॉस्ट लेने वाले हो वो भी आपको क्या करनी है, डिस्क्लोज करनी है। जो भी आप चार्जेस ले रहे हो वो सबसे एक बराबर लेने हैं, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को फॉलो नहीं करना है। उसके अलावा बैंक्स को क्या करना है, एक प्रॉपर सिस्टम बनाना है। सिस्टम किस चीज का, कि जो भी लोन एप्लीकेशन आई है वो किस तरीके से रिसीव करेंगे। बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि वो जो भी उनके प्रोसीजर है फॉर द डिस्पोजल ऑफ लोन एंड क्या क्या टाइमलाइंस होने वाली है उस चीज को भी क्या करें, डिस्क्लोज करें। एंड ये भी इंश्योर कराएं कि उस पीरियड के अंदर अंदर रहते हुए कि सारा ही सारा काम हो जाए।
ठीक है। इन केस आपने लोन्स वेरीफाई करे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करे एंड आपको लगा कि लोन रिजेक्ट होना चाहिए एंड आप लोन रिजेक्ट कर रहे हो, तो लोन रिजेक्ट क्यों किया गया, स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर अंदर ही आपको क्या करना है, लोन एप्लीकेंट्स को बता देना है। नेक्स्ट जो कोड ऑफ कंडक्ट है, नेक्स्ट फेयर प्रैक्टिस कोड है, दैट इज रिलेटेड टू द लोन अप्रेजल एंड टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, जब भी आप लोन अप्रेजल कर रहे हो तो उसके अंदर क्या करना है, जो भी आपकी क्रेडिट एप्लीकेशन आई है उसकी आपने क्या करनी है, प्रॉपर असेसमेंट करनी है, उसको अच्छे से चेक करना है। ठीक है, आपने ये नहीं करना है कि लाइक लोन आया, आप वो सिक्योर्ड लोन था, बंदा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि 10 करोड़ का लोन है, उसके रिलेटेड मुझे ना वो 12 करोड़ की सिक्योरिटी दे रहा है, 2 करोड़ का मेरे पास मार्जिन है, तो मैं ड्यू डिलिजेंस नहीं करता। वो आपने नहीं करना है, आपने मार्जिन तो रखना ही रखना है, और उसके साथ ड्यू डिलिजेंस भी क्या करनी है, परफॉर्म करनी है, ताकि बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस का पता लगाया जा सके। ठीक है, लोन अप्रेजल के टाइम पे जो भी लोन की कंडीशंस है, जो भी लोन की टर्म्स एंड कंडीशन है, वो भी क्या करनी है, बैंक ने बोरोवर को अच्छी तरह से कन्वे कर देनी है। ठीक है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी वो आपको किस में बतानी है, राइटिंग में बतानी है, ताकि प्रॉपर क्लैरिटी रहे। जो भी लोन एग्रीमेंट हुआ बैंक और बोरोवर के बीच में, वो एक कॉपी बैंक अपने पास भी रखेगा और बोरोवर को भी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। लोन एग्रीमेंट के अंदर जो भी क्रेडिट फैसिलिटीज कस्टमर को प्रोवाइड की गई हैं, वो भी आपको क्या बतानी है, उसको इन्फॉर्म करनी है। सो लोन अप्रेजल के टाइम पे क्या क्या है, आपको सारी लोन एप्लीकेशन की प्रॉपर असेसमेंट करनी है, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करनी है, जो भी आपकी कंडीशंस है आपको राइटिंग के अंदर बोरोवर को बताना है, जो भी लोन एग्रीमेंट हो उसकी कॉपी आपको एक बोरोवर को भी पास ऑन कर देनी है। ठीक है, डिसबर्समेंट, नेक्स्ट जो गाइडलाइंस है दैट इज रिगार्ड्स टू डिसबर्समेंट ऑफ लोन इंक्लूडिंग चेंज इन टर्म्स ऑफ कंडीशन। इन केस जो हमने लोन अप्रेजल के टाइम पे टर्म्स एंड कंडीशंस बताई थी बोरोवर को, उसके अंदर कोई चेंज आता है, चेंज को किस तरीके से डील करना है वो बताना जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये इंश्योर कराना है कि जो डिसबर्समेंट ऑफ लोन है वो टाइमली बेसिस पे हो। इन केस टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चेंजेस आते हैं, लाइक इंटरेस्ट रेट चेंज हुए, कोई चार्जेस चेंज हुए, तो क्या करना है, आपको उसका इफेक्ट तभी देना जब आप कस्टमर को क्या दे दो, नोटिस दे दो। बेसिकली कुछ भी चेंज हुआ, कस्टमर को बताओ कि सर आपका जो आपने जो लोन लिया था उसके अगेंस्ट ये चार्जेस थे, जो सपोज रिन्यूअल चार्जेस हो गए, सरचार्ज चार्जेस हो गए, सिंपल चार्जेस हो गए, वो पहले इतने थे, अब वो इतने चेंज हो गए। आपने उसको इन्फॉर्म कर दिया, उसके बेसिस पे क्या कर सकता है, वो बंदा डिसीजन ले सकता है कि लोन उसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। अगर वो कंटिन्यू करता है तो फिर आप क्या करो, जो नए रेट्स के बेसिस पे आप चार्ज कर लो, बट नए रेट लगाने से पहले आपको क्या करना है, पर्सन को प्रॉपर नोटिस प्रोवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज पोस्ट डिसबर्समेंट सुपरविजन। पोस्ट डिसबर्समेंट मतलब आपने लोन डिसबर्स कर दिया, उसके बाद आपको अकाउंट को सुपरवाइज करना है। उसके अंदर सबसे पहले सुपरविजन ये करनी है कि जो भी जिस भी बंदे ने लोन लिया है उसको कोई डिफिकल्टी ना है। डिफिकल्टी कौन सी, लेंडर रिलेटेड डिफिकल्टी, मतलब ऐसी डिफिकल्टी जो बैंक के ऊपर बेस्ड है, कि बैंक के कारण उस बंदे को कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। उसको जो ज्यादा ध्यान देना वो कौन से लोन्स पे ध्यान देना, जो 2 लाख तक के लोन है, क्योंकि छोटे लोन वो लोग लेते हैं जिन्हें क्रेडिट की जरूरत कम है, उन्हें हो सकता है नॉलेज कम हो सकता है उन्हें ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी हो, तो उसके ऊपर क्या करनी है, आपने सुपरविजन अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है, इन केस बैंक को कोई पैसा वापस मंगाना है, रिकॉल करवाना है, या उसने कोई कंडीशन दी हो, उस कंडीशन को परफॉर्म करवाना है, तो या बैंक क्या चाहता है, कुछ सिक्योरिटीज एडिशनल लेना चाहता है कि उसको डाउट है, अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए एडिशनल सिक्योरिटी लेना चाहता है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक को बोरोवर को क्या करेगा, नोटिस प्रोवाइड करेगा और उन्हें रीजनेबल टाइम प्रोवाइड करेगा कि इतने पीरियड के अंदर आप क्या करो, अपनी सिक्योरिटीज या अपनी पेमेंट हमें दे दो। ठीक है, जब वो बंदा अपनी पेमेंट दे जाएगा तो बैंक को क्या करना है, उस सिक्योरिटी की क्या कर देनी है, उसको रिलीज कर देना, उस बंदे को उसकी सिक्योरिटी वापस कर देनी है। एक्सेप्ट कुछ अगर उसके ऊपर अभी भी कुछ लिस्टिमेट राइट रहता है, लियन रहता है, तो जब तक वो क्लियर नहीं होता आपको नहीं देना। बट अगर वो बंदे ने सारी की सारी पेमेंट कर दी, उसका पूरा का पूरा लियन खत्म हो गया, तो बैंक को क्या करना है, उसकी पूरी की पूरी जो सिक्योरिटी है उसको रिलीज कर देना है। ठीक है, एंड इन केस राइट ऑफ सेट ऑफ एक्सरसाइज किया जाता है। राइट ऑफ सेट ऑफ बेसिकली कि आपका सपोज लोन था 10 करोड़ एंड उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी थी 12 करोड़, तो आप वो बंदा पैसा वापस नहीं करके गया, तो आपने क्या करा, 12 करोड़ की सिक्योरिटी का यूज के लिए 12 करोड़ की सिक्योरिटी को सेट ऑफ कर रहे हो। अगर आप उस सिक्योरिटी को सेट ऑफ कर रहे हो, उस केस में क्या करना है, आपने बंदे को नोटिस प्रोवाइड करना है कि हम इस सिक्योरिटी को हम क्या करने वाले हैं, सेट ऑफ करने वाले हैं। एंड अगर तू चाहता है कि तू ये डॉक्यूमेंट्स देके, ये पैसे देके हमारे क्या कर सकता है, अपनी एसेट को बचा सकते हैं, नहीं तो हम क्या कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे। सो ये क्या हुई, पोस्ट डिसबर्समेंट सुपरविजन की लोन देने के बाद की सुपरविजन क्या है। ठीक है, उसके बाद कुछ जनरल गाइडलाइंस दी गई है। जनरल गाइडलाइंस में सबसे पहले क्या होता है कि जो भी पर्सन है, जैसे सपोज बैंक है, बैंक ने बोरोवर को लोन दिया, तो उनका जो एग्रीमेंट है वो लोन तक है, उसके नॉर्मल बिजनेस के अंदर बैंक क्या करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। एक्सेप्ट उस केस में या तो उसके अंदर लोन सैंक्शन टर्म्स के अंदर ही प्रोवाइड किया गया हो कि बैंक कर सकता है, या बैंक को कोई नई इन्फॉर्मेशन पता लगी है जो बैंक्स को, जो पहले बैंक को नहीं पता थी। उसके अलावा अगर कोई केस नहीं है तो बैंक उसके नॉर्मल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। जो भी लैंडर्स होंगे, लैंडर्स यहाँ जहां मैं बैंक वर्ड यूज कर रहा हूँ, बैंक का मतलब वहां लैंडर्स आता है, मतलब बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जब भी लोन प्रोवाइड करेंगे या जो भी चार्जेस प्रोवाइड लेंगे,
उनके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सेक्स, कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन्स के केसेस में उन्हें बैंक्स को ये इंश्योर कराना है कि कोई अनड्यू हरासमेंट ना हो, प्रॉपर तरीके से लॉ के अंदर रहते हुए क्या करी जाए, लोन ऑफ रिकवरी की जाए। ठीक है। हरासमेंट किस तरीके से की जा सकती है, लाइक मसल पावर फॉर रिकवरी ऑफ लोन, लाइक गुंडे भेजा जा सकते हैं, वो चीजें आपने नहीं करनी है। ठीक है। अगला केस जो हमने पढ़ा था कि बोरोर का अकाउंट एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, लाइक टेक ओवर हो रहा है, तो उस केस में जो ट्रांसफरी बैंक है वो क्या करेगा, ट्रांसफर बैंक को मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो। तो जिस टाइम पे ट्रांसफर बैंक को ये रिक्वेस्ट आएगी ट्रांसफरी बैंक की कि तो उन्हें क्या करना है, अगर तो वो टेक ओवर करना चाहते हैं, जैसे ट्रांसफरी बैंक क्या करना चाहता है, टेक ओवर करना चाहता है, तो ट्रांसफर बैंक को अगर कोई उससे ऑब्जेक्शन है तो उसको विद इन 21 डेज क्या करनी है, उस ऑब्जेक्शन को बारे में बता देना कि मुझे आप टेक ओवर करना चाहते हो बट मुझे इस अकाउंट से ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन क्या हो सकती है, हो सकता है उस बंदे ने उनके पैसे ना दिए हो या कुछ भी, तो वो अपनी क्या कर सकता है 21 डेज के अंदर अपनी ऑब्जेक्शन को क्या कर सकता है, रेज कर सकता है। ठीक है। सो दीज वर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, फेयर प्रैक्टिसेस कोड्स, जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि जो बैंक्स है वो अपनी जो प्रैक्टिसेस है वो एथिकली ही परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज गाइडलाइंस ऑन रिकवरी एजेंट्स एंगेज्ड बाय बैंक्स, कि जो रिकवरी एजेंट्स बैंक रखता है अपने पास लोन्स की रिकवरी के लिए, उनके ऊपर क्या क्या गाइडलाइंस हमने फॉलो करनी है। सबसे पहले जो हमने वर्ड यूज करा रिकवरी एजेंट, एजेंट की डेफिनेशन के अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है। एजेंट के अंदर एक तो एजेंट्स, या अगर कोई कंपनी इंप्लॉय करी गई है, कंपनी एंड उस कंपनी के क्या इंप्लॉइज, वो सब किसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, एजेंट के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है। जब भी आप रिकवरी एजेंट्स रख रहे हो तो उसके लिए आप यहाँ क्या करनी है, पहले ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करनी है उन रिकवरी एजेंट्स के ऊपर, और ये इंश्योर कराना है कि जो भी गाइडलाइंस आरबीआई के द्वारा इश्यू की गई है फॉर द आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, उसका क्या हो, पालन किया गया हो, उसका क्या किया हो, कंप्लायंस किया गया हो। उसके बाद बैंक्स ने ये भी इंश्योर कराना है कि जो भी रिकवरी एजेंसी है उसने अपने एम्प्लॉइज की क्या की हो, प्रॉपर वेरिफिकेशन की हो, उनके आइडेंटिटीज के बारे में कि वो क्या काम करते हैं, बैकग्राउंड चेक उनका प्रॉपर हो जाना चाहिए। ठीक है। ये तो हुआ जब आप रिकवरी एजेंट को क्या कर रहे हो, रिकवरी एजेंसी को क्या कर रहे हो, फर्स्ट टाइम रख रहे हो। उसके अलावा अगर फ्यूचर में बैंक को लगता है कि इन सब चीजों का दोबारा से रिव्यू होना चाहिए तो बैंक क्या कर सकता है, रिव्यू भी करवा सकता है। ठीक है। टू एंश्योर ड्यू नोटिस एंड अप्रोप्रिएट ऑथराइजेशन, जो बैंक्स हैं उनको क्या करना है, बोरोवर्स को इन्फॉर्म करना है कि जो ये पर्सन है ये क्या है, रिकवरी एजेंट्स। तो रिकवरी एजेंट्स भी जब जा रहे हैं लोन रिकवर करने तो अपने साथ क्या एक कॉपी ऑफ नोटिस लेके जाएंगे, बैंक की तरफ से ऑथराइजेशन लेटर उन्हें दिया जाएगा कि आप इस हमारे बिहाफ पे लोन रिकवर करने के लिए ऑथराइज हो, आपको वो लेके जाना है, और उसके साथ में आपने अपना आइडेंटिटी कार्ड भी लेके जाना है। तो रिकवरी एजेंट बेसिकली क्या क्या चीजें लेके जाना है, एक तो उसने नोटिस लेके जाना है एंड ऑथराइजेशन लेटर लेके जानी है, और उसने अपना क्या लेके जाना है, क्रेडिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड उसने अपने साथ क्या करना है, लेके जाना है। ठीक है। उसके बाद जो भी वो डॉक्यूमेंट लेके जा रहा है, लाइक नोटिस हो गया, ऑथराइजेशन लेटर हो गया, उसके ऊपर रिकवरी एजेंसी के टेलीफोन नंबर होने चाहिए, ताकि इनकेस रिकवरी एजेंट कुछ गलत काम करता है, गलत तरीके से रिकवरी करने की कोशिश करता है, तो रिकवरी एजेंसी से क्या करा जाए, कॉन्टेक्ट किया जाए। ठीक है। बैंक्स ये भी इंश्योर करा सकते हैं कि जो भी रिकवरी एजेंट्स के बीच में कॉल्स हुई हैं या कुछ भी बात हुई है उसकी क्या हो, टेप रिकॉर्डिंग हो, ताकि प्रॉपर हमारे पास क्या हो, प्रूफ्स हो। ठीक है। इसके लिए बैंक से कर सकते हैं प्रिकॉशंस यूज कर सकते हैं, प्रिकॉशन जैसे कि रिकॉर्डिंग से पहले कस्टमर्स को बता देना कि आपकी ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक है। इसके अलावा बैंक्स ने क्या करना है, जो भी उनकी रिकवरिंग एजेंसीज हैं, रिकवरिंग फर्म्स है, रिकवरिंग कंपनीज हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, बैंक की वेबसाइट के ऊपर प्रॉपरली डिस्क्लोज करनी है। सो दीज वर कुछ गाइडलाइंस विद रिगार्ड्स टू द रिकवरी एजेंट। इसके अंदर क्या क्या आता है कि सबसे पहले एजेंट्स की डेफिनेशन क्या हुई, एजेंट के अंदर एजेंसीज के एम्प्लॉइज, आपको एजेंसी को अपॉइंट करने से पहले ड्यू डिलिजेंस करनी है उनके एजेंसी की भी और उनके रिकवरी एजेंट्स की भी, और ये इंश्योर करना है कि जो आरबीआई के द्वारा गाइडलाइंस है उनका क्या हो जाए, प्रॉपर कंप्लायंस हुआ हो। आरबीआई को बैंक्स को ये भी इंश्योर कराना है कि जो रिकवरी एजेंट्स हो उनकी क्या की हो, प्रॉपर वेरिफिकेशन की गई हो, एंड उसकी अगर दोबारा उनकी वेरिफिकेशन करने की जरूरत है तो उनकी रीवेरिफिकेशन भी करवाई जा सकती है। इस वर्क को अच्छे से तरीके से करने के लिए बैंक्स को क्या करना है, बोरोवर्स को बताना है कि ये रिकवरी एजेंट से रिकवरी करने के लिए आने वाले हैं, एंड जो भी बंदा रिकवरी एजेंट है उसको अपने साथ रिकवरी करने के टाइम पे उसके पास कॉपी ऑफ नोटिस, ऑथराइजेशन लेटर और उसका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। जो भी कॉपी ऑफ नोटिस है या जो ऑथराइजेशन लेटर है उसके ऊपर जो भी रिकवरिंग एजेंसी है उसका क्या होना चाहिए, फोन नंबर होना चाहिए। बैंक्स ये भी इंश्योर करवाएं कि जो भी इनके बीच में आपस में कॉल्स हुई हैं उनकी क्या हो, प्रॉपर टेप रिकॉर्डिंग हो, ताकि उनके पास प्रॉपर क्या हो, प्रूफ हो। उसके लिए बैंक्स एक प्रिकॉशन भी यूज कर सकते हैं, लाइक उन्हें पहले बता देना कि आपकी जो कॉन्वर्सेशन है वो क्या की जा रही है, रिकॉर्ड की जा रही है। जो भी बैंक की एजेंसी है उसको क्या करना है, उसकी जो अप टू डिटेल्स है वो क्या करनी है, बैंक ने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डिस्क्लोज करनी है। ठीक है। सो दिस वाज आवर यूनिट नंबर 1। ओके। इसके अंदर हमने 2 तरीके की गाइडलाइंस पढ़ी हैं। एक क्विक रिवीजन करते हैं पूरे चैप्टर की।
दो तरह की रिस्ट्रिक्शन थी, स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस। स्टैट्यूटरी मतलब जो लॉ के अंदर प्रोवाइड की गई है, रेगुलेटरी जो रेगुलेशंस प्रोवाइड करने वाली हैं। ये लाई क्यों गई? ताकि लोन एडवांसेस अच्छे तरीके से डिसबर्स किया जा सके, बैंक अपने जो फंक्शन है साउंडली, प्रूडेंटली और प्रॉफिटेबली बेसिस के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकें। इसके अंदर जो स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन सबसे पहले लाएगी कि बैंक अपने शेयर्स के अगेंस्ट लोन इशू नहीं कर सकते। फिर हमने देखा कि जो बैंक के डायरेक्टर्स हैं उनको लोन नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। डायरेक्टर की डेफिनेशन में 5 पर्सन आते हैं। उसके बाद कुछ गाइडलाइन अलग से दी गई कि क्या क्या गाइडलाइंस आपने और फॉलो करनी है, ठीक है। उसके बाद लोन एंड एडवांसेस की डेफिनेशन में किन किन चीजों को एक्सक्लूड किया जाता है, मतलब किन किन चीजों के ऊपर सेक्शन 20 एप्लीकेबल नहीं होता है। देन हमने देखा होल्डिंग, किसी कंपनी के शेयर किसी भी कंपनी के शेयर होल्ड किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते, उसके लिए कौन से रूल्स लगते हैं। उसके बाद क्या जो बैंक्स है वो किसी कंपनी को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो बायबैक कर सकते हैं सिक्योरिटीज के लिए, तो इसका आंसर था नो, नो लोन शुड बी प्रोवाइडर इन फॉर द बायबैक। देन हम मूव हुए रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर। रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन में सबसे पहली जो रिस्ट्रिक्शंस आती है दैट इज कि जो डायरेक्टर्स हैं उनके रिलेटिव्स को जब हमने लोन देना तो हमने किन किन चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद हमने देखा कि जब हमने अपने ऑफिसर्स को लोन प्रोवाइड करना है या उन ऑफिसर्स के रिलेटिव को लोन प्रोवाइड करना है तो किन किन गाइडलाइंस का हमने ध्यान रखना है। देन हम मूव हुए कि जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस बनाने वाली कंपनीज हैं या उनको यूज करने वाली कंपनीज हैं उनको हमने क्या करना है, लोन प्रोवाइड नहीं करना है। देन हमने देखा सेंसिटिव कमोडिटीज के केस में बैंक्स क्या है अपने पोटेंशियल लोन्स बना सकते हैं। शुगर के केस में किस तरीके से शुगर की वैल्यू की जाएगी। देन हमने कमीशन ऐसे स्टाफ को एम्प्लॉय नहीं करना है जिनको हम क्या कर रहे हो, कमीशन दे रहे हैं। बैंक्स को कोई भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं जिनके ऊपर क्या हो, लक या चांस का एलिमेंट हो। एफडीआर किसी और बैंक की हो उसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, लोन नहीं देंगे। कोई भी अगर हमने लोन प्रोवाइड करना है अगेंस्ट नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट तो हमने फैमा एक्ट को क्या करना है, देखना है, फैमा एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखना है। कोई भी एजेंट्स को डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के अगेंस्ट में क्या किया जाएगा, लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के केस में भी लोन के अगेंस्ट भी लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अगर वो कौन हेल्ड कर रहा है, म्यूचुअल फंड्स हेल्ड कर रहे हैं। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स को सब्सक्राइब करने के लिए या उनके अगेंस्ट भी लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। गोल्ड खरीदने के लिए लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, लेकिन गोल्ड के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। जो भी लिमिट्स हैं वो उसके ऊपर लगेंगी। जो भी आप गोल्ड के लोन इशू कर रहे हो तो वो जो गोल्ड है वो हॉलमार्क ज्वेलरी ही होनी चाहिए, ठीक है। फैक्टरिंग कंपनीज के केस में भी उनको लोन प्रोवाइड किया जा सकता है जब आप ये तीन कंडीशंस को क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर लोन तब प्रोवाइड करना है जब भी हमें ये श्योरिटी हो जाए कि जो भी स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी कंप्लायंसेस होने थे या जो भी उन्हें लाइसेंसेस लेने थे वो क्या करे हों, लाइसेंसेस प्रॉपरली ले लिए गए हों, ठीक है। एमएससी के केस के अंदर आपको उनकी जो प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर उसके 20% से ज्यादा की आपको उनके लिमिट प्रोवाइड नहीं करनी है, और जो मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है, 5 करोड़ की आप उनको लिमिट प्रोवाइड कर सकते हो। उसके अलावा जब हम बैंकिंग क्रेडिट का सिस्टम देख रहे हैं उसके अंदर किस तरीके से लोन देना है, 80% और 20% वाली हमने उसके अंदर क्या देखी थी, लिमिट देखी थी। और जो सेक्टर्स हैं जिनके अंदर साइक्लिकल या सीजनल नेचर होता है उसके अंदर कुछ एग्जम्पशंस हैं, हमने उनको भी डिस्कस करा था, ठीक है। मल्टीपल बैंकिंग के केस के अंदर क्या क्या रेगुलेशंस थी, क्यों इन्फॉर्मेशन के ऊपर जोर दिया गया, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग को किस तरीके से इनेबल कराया गया, हमने इसके अंदर वो देखा। फिर हमने देखा कि अगर कोई पेमेंट गवर्नमेंट से आने वाली है क्या उसके अगेंस्ट ब्रिज लोन्स को इशू किया जा सकता है, तो द आंसर वाज नहीं इशू किया जा सकता एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस। उसके अलावा ऐसी कंपनी जो इंडियन कंपनीज ओन करती हैं और वो फॉरेन के अंदर बेस्ड है, उनको लोन कब देना है उसके ऊपर कुछ कंडीशंस है, हमने उन कंडीशंस को देखा, ठीक है। नेक्स्ट वाज जब टेक ओवर हो रहा है अकाउंट्स का, तो अकाउंट्स टेक ओवर किस तरीके से किया जाएगा। फिर हमने कुछ देखे कोड ऑफ कंडक्ट देखे जो लैंडर्स के लिए बनाए गए थे ताकि वो अपने काम है जो एथिकली परफॉर्म कर पाए। उसके अंदर उसको हमने 5 चीजों में डिवाइड करा था कि सबसे पहले तो जब आप लोन अप्लाई कर रहे हो या लोन को जब प्रोसेस किया जा रहा है उस टाइम पे क्या क्या कोड्स आपने फॉलो करने हैं। जब लोन अप्रेस किया जाएगा उस एंड जो उसके टर्म्स एंड कंडीशन है उसके रिगार्डिंग क्या कोड ऑफ कंडक्ट है। जब इन केस लोन्स की टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चेंज आता है, इंटरेस्ट में, चार्जेस में कुछ भी चेंज आता है तो उनको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद आपने लोन डिसबर्स कर दिया, पोस्ट डिसबर्समेंट सुपरविजन उन लोन्स की किस तरीके से की जाएगी, एंड देन वी सी कि कुछ जनरल गाइडलाइन, जनरल कोड ऑफ कंडक्ट्स क्या है। देन हमने अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस करा कि रिकवरी एजेंट के केस के अंदर कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा। तो यहीं पे हमारा यूनिट खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इस वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। उसके साथ साथ आप जल्दी से हमारे क्लासेस के अंदर एनरोल कर लीजिए क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको इसी अमेजिंग क्वालिटी के साथ वीडियोस मिलने वाली है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करके पहली बार में ही अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। उसके साथ साथ हमारी कुछ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए IBF लर्निंग सेंटर के नाम से अवेलेबल है एंड आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फॉर iOS यूजर आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके वहां ऑर्गेनाइजेशनल कोड GEGKT यूज करके हमारे इन क्लासेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप टेक्स्ट भेजना है ऑन द नंबर 9646900030 एंड आपके साथ सारे लिंक्स एंड PDF शेयर कर दिए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।